बच्चों को दुआएं, बड़ों को सलाम। फ़िज़ा है मेरा नाम। यू वॉचिंग मॉर्निंग विद फ़िज़ा 24 न्यूज़ पर। नाज़रीन, मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जो मंजिलें तलाश करते हैं, जो घर बैठे रहते हैं ना और इंतज़ार करते रहते हैं कि मंजिल खुद चल के हमारे सामने आ जाएगी और हम बस खड़े होंगे और उधर जूते पहन के तो निकल चलेंगे। ऐसे नहीं होता, मंजिलों को तलाश करना पड़ता है। आपको क्या पता आपकी मंजिल किधर है? घर बैठ के सिर्फ खाना खाने से, सोने से, उठने से, बैठने से, घर वालों से चिक चिक करने से तो आपको मंजिल नहीं मिलेगी। बहुत से ऐसे नालायक बच्चे इसी इंतज़ार में रह जाते हैं कि भाई हमारा तो लिखा है, जो कुछ है सामने आ जाएगा। ऐसा थोड़ी है भाई, आपका लिखा है आपका सब कुछ ऑलरेडी, कि आपके साथ क्या होना है, आपके लाइफ चीज़ें, ये सब ट्रैक, सब कुछ रिटन है, ऊपर वाले ने लिख दिया है, इसमें कोई शक नहीं। मगर आपको एफर्ट तो करनी है। अब देखें ना, आपके सामने खाने की प्लेट रखी है, खाना रखा है। अब जब तक ये हाथ आप उठा के ऐसे यूँ खाना नहीं खाएंगे तो फिर आप ये खाना पेट में, मुंह में कैसे लेके जा सकेंगे? नहीं लेके जा सकेंगे। इसलिए मैंने आपको बड़ी अच्छी मिसाल दी कि मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जो मंजिलों को तलाश करते हैं। अपनी मंजिलों को खोज में रखिए, देखिए कहाँ आपकी मंजिल है, कहाँ आपका टारगेट है, क्या अचीवमेंट है आपकी, अपने लाइफ में क्या बनना है, क्या गोल्स हैं, किस तरीके की ज़िंदगी चाहते हैं, किस तरीके की लाइफ पार्टनर चाहते हैं, कैसी शादी करना चाहते हैं। हर तरीके से जो है ना, आपने अपनी मंजिल को तलाश करना है। बहुत सारी शादी की नाकामियाँ भी इसी वजह से हैं क्योंकि आपको ये नहीं समझ आता कि आपने किस राइट लड़की से शादी करनी है। लड़की को ये नहीं समझ आता किस राइट लड़के से आपने शादी करनी है। बहुत सी कंपैटिबिलिटीज़ होती हैं, मेंटालिटी मैटर करती है, आपकी आपस की आपकी केमिस्ट्री मैच करती है, आपके डिज़ायर्स मैच करने चाहिए, आपकी आदतें थोड़ी बहुत एक दूसरे की समझ बूझ में बैलेंस होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें आप अपने हिसाब से चूज़ करते हैं। अपनी मंजिल, अपने मकसूद तक पहुंचाने के लिए हर चीज़ पे एफ़र्ट करते हैं। तो खैर, अब ये मैंने आपको समझा दिया कि आपने अपनी ज़िंदगी को कैसे लेके चलना है और अपनी मंजिल को कैसे तलाश करना है। सिंपल ये कि आपका स्टाइल ऑफ वे क्या है, ठीक है। अब आज हम अपने टॉपिक्स की तरफ आ जाते हैं। ऑल दो बहुत सारे डिफरेंट टॉपिक्स डिज़ाइन किए, मगर एक ख़ास टॉपिक जो मुझे लगता है कि जहाँ जहाँ जब हम गूगल करते हैं ना रिसर्च के लिए, तो वहाँ पर हमारे पास फिलर बोटॉक्स आ जाता है। तो मैंने ये सोचा कि आज क्यों ना हम सिर्फ बोटॉक्स को डिस्कस करें कि व्हाट इज़ बोटॉक्स। इसीलिए एक ऐसी ज़बरदस्त डर्मेटोलॉजिस्ट भी मैंने बुलाई है, मैं भी मुतारिफ़ करवाऊँगी आपके सामने। उनको बहुत खुल के, बहुत सच्चाई के साथ बात करती हैं और बड़ी नॉलेज है उनकी। डर्मेटोलॉजिस्ट हैं और बड़ी इतनी ज़्यादा उनकी नॉलेज है कि वो आपको स्किन के हिसाब से हर क्राइटेरिया जो आप सवाल करेंगे वो उस पर आपको बैलेंस जवाब देंगी। डॉक्टर आमना राज हमारे साथ मौजूद हैं, डर्मेटोलॉजिस्ट, और इनके साथ मैं चाहूँगी कि आज प्रोग्राम में कॉल्स भी लें और कॉल्स के भी जो आपके सवालात होंगे, जो आपकी परेशानियाँ होंगी रिलेटेड टू बोटॉक्स ओनली, वही कॉल मैं अपने प्रोग्राम में शामिल करूंगी, ठीक है। तो इसलिए पीसीआर में पहले कॉल सुन लीजिएगा, मैसेज सुन लीजिएगा, उसके बाद मुझे यहाँ पे कॉल दीजिएगा ताकि मेरा टाइम वेस्ट ना हो। अस्सलाम वालेकुम आमना, कैसी हैं? वालेकुम सलाम, आई एम वेरी वेल, थैंक यू। आप बताएं? अल्लाह का शुक्र, थैंक यू फॉर योर स्पेशियस टाइम। और मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि आपका जो ये बोटॉक्स का रिसर्च है, सबसे पहले मुझे बताइए कि बोटॉक्स क्या है, क्या कहता है, हमारे लिए कितना कारआमद है, फिर आगे बढ़ाते हैं प्रोग्राम। देखिए, बोटॉक्स बेसिकली जो है ना वो एक इंजेक्टेबल ट्रीटमेंट है। बोटॉक्स एक मेडिसिन है, एक टॉक्सिन है जो कि क्लॉस्ट्रीडियम बोटुलिनम बैक्टीरिया होता है, उससे डिराइव किया जाता है। इसका काम ये है कि इसको जब हम मसल में लगाएंगे तो इसने मसल को रिलैक्स करना है, मसल को मूव नहीं होने देना। तो हम इससे फ़ायदा ये उठाते हैं कि जो हमारे मूवमेंट वाले मसल्स होते हैं, जैसे चेहरे पे हमारे माथे के रिंकल्स हैं, हमारी आँखों के हंसने से या स्क्विंट करने से या स्क्रंच करने से हमारी आँखों के इर्द गिर्द जो लाइंस पड़ती हैं, घूरने से जो लाइंस पड़ती हैं, वो एज टाइम के साथ साथ गहरी होती जाती हैं। उन मसल्स को रिलैक्स करने के लिए हम बोटॉक्स का इंजेक्शन जो है वो यूज़ करते हैं। तो बेसिकली एंटी रिंकल ट्रीटमेंट के तौर पे इसको इस्तेमाल किया जाता है। तो ये किस एज से हम इस्तेमाल कर सकते हैं? देखिए, एज रिकमेंडेड एज तो आप किसी भी ट्रीटमेंट की आप ले लें, तो जब आपको उस चीज़ का प्रॉब्लम लगे, फ़र्ज़ करें बोटॉक्स हमने करना है तो हमें रिंकल्स पड़ रहे हैं या हमारी बहुत ज़्यादा मूवमेंट है तो उसकी वजह से हमारे माथे पे लाइंस आनी शुरू हो गई हैं, ये मसल्स थिक होने शुरू हो गए हैं या क्रोस फीट बनना शुरू हो गए हैं, तो जब भी बनना शुरू हो गए हैं तो उस एज पे इसको हम स्टार्ट कर सकते हैं। कुछ लोगों को कौन सी हो सकती है? मतलब देखिए, यूजुअली तो प्रिवेंट करने के लिए लोग 25 से 30 के दरमियान भी स्टार्ट कर लेते हैं कि जैसे मूव करते हैं तो हमारी हल्के हल्के रिंकल्स पड़ रहे होते हैं। तो आजकल लोग बेबी बोटॉक्स या सॉफ्ट बोटॉक्स ट्रीटमेंट का नाम दे दिया गया है कि आप प्रिवेंशन के लिए या बहुत ज़्यादा फ्रीज़ ना करने के लिए जो ट्रीटमेंट करते हैं कि आप मूवमेंट को रोक रहे हैं, यानी कम कर रहे हैं ताकि लाइंस ना नजर आए लेकिन फिर भी आपके मसल्स मूव करते रहें। तो उसको हम ये बेबी बोटॉक्स भी इसी मतलब बेसिकली बोटॉक्स का इंजेक्शन होता है लेकिन उसको स्मॉलर डोजेज में लगाया जाता है, जिसको बेबी बोटॉक्स या सॉफ्ट बोटॉक्स बोलते हैं। अच्छा, ठीक है। तो काम वो वही कर काम वही, देखिए दवाई वही है,
आपने समझ लें आपका सर का मिकदार दर्द कम है, है। हाँ जी, आपका सर का दर्द है, किसी को एक गोली से ठीक हो जाता है, किसी को 2 गोलियां खानी पड़ती हैं, ठीक है, किसी को पैनाडोल से आराम ही नहीं आता, उनको डिफरेंट दवाई लेनी पड़ती है, स्ट्रॉन्गर मेडिसिन लेनी पड़ती है। तो इसी तरह बोटॉक्स के इंजेक्शंस की हर मसल की मूवमेंट और थिकनेस के लिहाज से उसकी एक डोज होती है। तो जो प्रैक्टिशनर होता है या जो डर्मेटोलॉजिस्ट है, आपका सर्जन है, वो आपको जब डोज लगाता है तो वो कैलकुलेटेड एक डोज लगाता है आपकी मूवमेंट और आपकी मसल की थिकनेस देख के। हम यंग लोगों में भी यूज़ करते हैं। यंग लोगों में इसकी इंडिकेशन, जैसे कुछ बच्चे हैं टो वॉकिंग करते हैं, ठीक है, उनके ये काफ के मसल्स जो हैं, टो वॉकिंग करते हैं तो जैसे टिपी टो वॉकिंग होती है, उससे उनके काफ के मसल्स बहुत स्टिफ हो जाते हैं और वो हील अपनी ज़मीन पे लगा ही नहीं पाते। तो उस केस में भी बच्चों में हम 8-10 साल की एज में भी उनके इस मसल को रिलैक्स करने के लिए, ताकि वो टो वॉकिंग बंद कर दें, उसके लिए भी हम बोटॉक्स यूज़ करते हैं। अच्छा, मतलब इस तरह की ट्रीटमेंट के लिए भी बोटॉक्स का इस्तेमाल होता है? इट्स नॉट ओनली फॉर द फेस मसल्स एंड एवरीथिंग। यस, इट इज़ यूज्ड फॉर माइग्रेन ऑल्सो। हम सर के दर्द के लिए, दर्द शकीका जो होता है वन साइडेड, या किसी को बहुत ज़्यादा स्टिफनेस है जिसको आजकल टी ट्रैप बोटॉक्स बोलते हैं, तो वो क्या काम करता है? वो बेसिकली देखें, जो मसल्स आपके स्टिफ हैं, जो बहुत ज़्यादा समझ लीजिए जिनमें टाइटनेस है, उनमें उनकी रिलैक्सेशन में हेल्प करेगा। उसको रिलैक्स करने से जो टेंशन की वजह से पेन है वो कम हो जाती है। फॉर एग्जांपल आप शाटिका की बात कर रही थी, इफ समबडी इज लाइक हैविंग अ सीवियर पेन शाटिका, वो किस तरह से इसको नॉर्मलाइज कर सकते हैं विद द बोटॉक्स? शाटिका की जो पेन है वो नर्व पेन होती है और वो डीप कंप्रेशन की वजह से शुरू होती है। हमने ये अंडरस्टैंड करना है कि जो पेन्स हैं वो शुरू किस वजह से होती हैं। तो शाटिका की आपकी नर्व कंप्रेशन की वजह से, यानी नर्व आपकी दब रही है आपके मोरों के दरमियान, तो उसके लिए अक्सर लोग बोटॉक्स यूज़ नहीं करते। लेकिन बहुत ज़्यादा हाइपर जो मसल्स काम कर रहे हैं उनके लिए बोटॉक्स यूज़ होता है, यानी मसल्स आपके थिक हो गए हैं, स्टिफ हो गए हैं, उनकी रिलैक्सेशन के लिए यूज़ हो सकता है। और जो शाटिका या जो आपकी बॉडी के समझ लें नर्व इरिटेशंस हैं या नर्व पेन्स हैं, उनमें न्यूरोलॉजिस्ट को बेहतर पता है कि उसने इस इंडिकेशन में यूज़ करना है या नहीं करना। जो हम लोग कॉमनली यूज़ करते हैं वो माइग्रेन के लिए, हाइपरहाइड्रोसिस यानी एक्सेसिव स्वेटिंग के लिए, जिनको पसीना बहुत ज़्यादा आता है अंडर आर्म्स में, हाथों में, पैरों में, उनके लिए जो है वो हम बोटॉक्स यूज़ करते हैं। अच्छा। चेहरे पे अगर किसी को बहुत ज़्यादा पसीना आता हो तो ये हाथों में भी बोटॉक्स जी लगता है? बिल्कुल, हाथों में भी बोटॉक्स होता है। वो किस हाइपरहाइड्रोसिस जगह पे, हाथों पे किस जगह हाथों पे? की स्किन में लगता है। देखिए, उसने जाना है, उसने बोटॉक्स ने रिसेप्टर के साथ अटैच होना है और हमारे समझ लें जो ग्लैंड्स हैं उनको काम नहीं करने देना, तो उससे हमारी जो है वो स्वेटिंग रिड्यूस हो जाती है। अच्छा, तो ये अंडर आर्म्स वगैरह में भी लगते हैं? अंडर आर्म्स में भी लगता है, तो उधर हाँ भी होती जी है? बिल्कुल। बच्चे ऐसे हैं जो, या जैसे मर्द हजरात हैं जिनको बहुत स्वेटिंग होती है, मीटिंग के लिए जा रहे हैं, हाथ मिलाना है तो पसीना ड्रिबल कर रहा है लिटरली, उनके लिए बहुत इफेक्टिव दवाइयाँ भी हैं। आर्टिस्ट है, उनके हाथ में इतना पसीना आता होता था, मेरी आधी बेस तो पसीना खा जाता था उनकी। हाँ, तो ऐसे लोगों के लिए दवाइयाँ लगाने वाली मेडिसिन भी हैं और बोटॉक्स भी एक बहुत कारआमद ट्रीटमेंट है। अच्छा, और ये जो अंडर आर्म्स में लगाते हैं इसका फ़ायदा क्या होता है? क्या पसीना रुक जाता है? हाँ जी, काम, इसका जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है बोटॉक्स का, वो कहीं पर भी लगाया जाए तो कम से कम 3 महीने से लेकर 6 महीने तक इसका इफेक्ट लास्ट करता है। जो इफेक्ट शुरू होता है वो 3 से 7 दिन में शुरू होता है और मुकम्मल असर जो आपको एक बोटॉक्स की डोज लगती है उसका तकरीबन 15 दिन में, 14 से 15 दिन में आपको असर नज़र आता है। फिर हम यूजुअली पेशेंट को वापस बुलाते हैं, उनको चेक करते हैं जहाँ पर भी हमने लगाया हो, मतलब फेस पे लगाया है इंजेक्शन ट्रीटमेंट के लिए, या अंडर आर्म में लगाया पसीने के लिए, हम उनको 15 दिन के बाद दोबारा देखते हैं। फिर देखते हैं टेस्ट करके कि ज़रूरत मज़ीद दवाई की है, यानी बोटॉक्स के डोज की फर्दर ज़रूरत है या नहीं, फिर उनको और भी लगाया जा सकता है। ज़बरदस्त। आमना की कॉल है हमारे पास फैसलाबाद से, हम शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी आमना, क्या कहेंगी? जी मैं ये ना बोटॉक्स फिलर्स करवाना चाह रही हूँ, तो आप काइंडली डॉक्टर से पूछ के बताएंगे कि ये इसका असर कब तक रहता है, ये लॉन्ग लाइफ ज़्यादा देर तक हमेशा के लिए होता है? अच्छा, बोटॉक्स कितने टाइम तक रहता है वो ये आपसे पूछना चाह रही है। ठीक है, आपको हम इसका बल्कि जवाब जो है ब्रेक से वापस आते हैं तो फिर आप डिटेल में इसका जवाब दीजिएगा। ये अच्छा सवाल था है ना, कि बोटॉक्स कितने टाइम तक स्टे करता है। ठीक है, तो हम ब्रेक के बाद जवाब देते हैं आमना आपके इस जवाब। वेलकम बैक। ब्रेक से पहले आमना की कॉल थी फैसलाबाद से और उन्होंने सवाल किया था कि जो बोटॉक्स है वो कितने टाइम तक स्टे करता है अगर लगवा लेते हैं, तो जी जवाब दीजिएगा आमना। कम से कम 3 महीने
और मैक्सिमम 8 से 9 माह इसका रिज़ल्ट रह सकता है। कुछ लोगों को इससे ज़्यादा भी चलता है, 1 साल तक भी बोटॉक्स के असर कुछ लोगों को रहते हैं, लेकिन एवरेज समझ लें कि 6 माह में यूजुअली रिपीट करना पड़ता है। अब रिपीट क्यों करना पड़ता है कि आपने मेडिसिन की एक डोज़ है वो आपने मसल में लगाई है ताकि वो मसल मूव ना करे और रिलैक्स रहे, जिससे आपको रिंकल नहीं पड़ेगा या लाइन नहीं पड़ेगी। तो आहिस्ता आहिस्ता वो मेडिसिन रिसेप्टर के साथ अटैच है, आहिस्ता आहिस्ता जब वो समझ लें इस्तेमाल हो जाएगी तो उसका असर कम होना शुरू हो जाएगा और मूवमेंट वापस आना शुरू हो जाती है। क्लोज कीजिएगा, बिल्कुल मुझे डीप क्लोज कीजिएगा। तो मैं फिर- सवाल करती जाऊंगी, आप प्लीज़ जवाब दीजिएगा, ठीक है? पास आइएगा, बिल्कुल डीप क्लोज कीजिएगा ताकि मैं सवाल करूं और वो एग्जैक्टली जो जवाब हमें चाहिए वो आप फिर बताते रहिएगा। ओके, इट इज़ काफ़ी है। अच्छा, अब मुझे बताइएगा, अब आप कह रही है कि मूवमेंट रुक जाते हैं। अब ये जैसे मेरा माथा है, हाँ, ये अब इस तरह ये से वाले move हाँ कर रहा जी, है, ये यहाँ पे। ग्लोबुलर मसल्स हैं, ये मूव कर रहा है। इधर आपने मुझे रखना है क्लोज, वो बता रही हैं, आवाज़ उनकी आ रही है। अब ये कुछ दिखाएं। लोगों को जैसे मर्द हजरात हैं उनको ये वाली लाइंस बहुत डीप पड़ती हैं, इवन फीमेल्स को भी ये माथे की आपकी ऊपर वाली लाइंस, ये वाली जो हाँ lines जी, हैं। ये फ्रंटालिस मसल होता है जो सीधी लाइंस होती तो हैं। यहाँ पर इसके लिए मुझे कहाँ पे इंजेक्शन की जरूरत पड़ेगी? तो ये जाएगा एक एग्जांपल। हाँ, ये आपकी ऊपर वाला जो यानी ये जो आईब्राउज हैं ये आईब्राउज के साथ लगता है, जो दरमियान में आप पहले करिए ना ये वाली मूवमेंट, ये वाली इसमें आईब्राउ के बिल्कुल ऊपर लगता है, ठीक इधर, है? ठीक और है। जो ऊपर वाली लाइनें बनती हैं उनमें मसल के बेली के अंदर लगता है, इधर बेसिकली इन नहीं, जगह साइड्स पे नहीं, सेंटर में। सेंटर में। अच्छा, हाँ, ठीक है। ठीक है। और जैसे कुछ लोगों को आर्च आईब्रो चाहिए, हाँ सपोज जी, इस तरह उसके लिए भी चाहिए हम होती है बोटॉक्स आजकल, यूज करते हैं। उसके लिए भी बोटॉक्स। उसका खास तरीका होता है। देखें, जो आपके फोरहेड के और फेस के अपर हाफ के मसल्स हैं वो एक यूनिजन में काम करते हैं, यानी फ्रंटालिस है, प्रोसेरस है, हमारे कॉरिगेटर्स हैं, ऑर्बिकुलरिस ऑक्यूलाई है, ये सारे मसल्स ने मिल के काम करने और आपके अपर फेस की मूवमेंट देनी ठीक है। अब ये वाली जगह जो लोगों को ज्यादा इशू होता है, हाँ जी, ये देखें, इसमें ये ऑर्बिकुलरिस ऑक्यूलाई जो ये आ रही साइड lines? वाले, यस, साइड वाले जो मसल फाइबर्स है ना, इसके अंदर इंजेक्शन लगता है तो ये मसल रिलैक्स कर जाता है, जिससे आई ओपन होती है, आई की हुडेडनेस भी कम होती है। अच्छा, मतलब आंख भी ऐसे यूं थोड़ी सी खुल जाती है ना, हाँ जी, ओह वाकई। क्योंकि मसल आपका भेंच रहा होता है, मसल आपका भेंच रहा होता है, तो वो जब कंस्ट्रिक्ट करता है तो आपकी आंख अंदर को आती है, तो जब आप इसको रिलैक्स कर देते हैं तो आपको आई ओपन लगती है, आपको जो है हुडेडनेस थोड़ी सी कम लगती है और आपकी आईब्राउ को भी हम खास तरीके से आर्च कर और सकते ये हैं। जगह जो ये जो पतली सी लाइन है ऐसे, ये जो ये वाली कहानी है, इसके ऊपर क्या ये हो वाले सकता जो रिंकल्स होते हैं ना, ये बोटॉक्स से कम्प्लीटली नहीं जाते, मगर क्योंकि वैसे ये किया skin जा की- सकता है? हाँ जी, ये स्किन की थिनिंग की वजह से होते हैं। इसमें समटाइम्स हमें कोई लेज़र ट्रीटमेंट भी करना पड़ सकता है, मीज़ोथेरेपी करनी पड़ सकती है, पीआरपी करनी पड़ सकती है, माइक्रो नीडलिंग, रेडियो फ्रिक्वेंसी वगैरह कर सकते हैं, जो बहुत फाइन बारीक रिंकल्स हैं। जो मसल की मूवमेंट की वजह से रिंकल पड़ता है वो बोटॉक्स के साथ तकरीबन 100% ठीक है। अब चले ये जाते जैसे नेक है, नेक लाइन, हाँ जी। ये जो नेक लाइंस हैं, हैं। इसमें जो लिए वर्टिकल क्या लाइंस करना? पड़ती है ना, जो प्लेटिज्मा की वजह से होते ये हैं, वाली। हाँ जी, ये बोटॉक्स के साथ कंप्लीटली चली जाती हैं। ओह, ठीक है? really? यस, जो यूं वाली लाइंस होती हैं ना, वो बोटॉक्स के साथ ज़रा कम असर लेती हैं। उसके लिए हम और ट्रीटमेंट्स करते हैं, आजकल पॉलीन्यूक्लियोटाइड जेल्स करते हैं, हम नॉन क्रॉस लिंक्ड हाइलुरोनिक एसिड कर सकते हैं। और वो कितने tightening टाइम तक treatments- स्टे करता है? देखिए, हर ट्रीटमेंट जो है ना उसकी आपको एक मेंटेनेंस चाहिए होती है। यूजुअली पहले महीने में 1 से 2 ट्रीटमेंट्स और उसके बाद एवरी 6 मंथ्स टू अ ईयर आपको मेंटेनेंस करना अच्छा, पड़ता है। कुछ लोगों की बहुत अर्ली एज में ही ना, क्लोज रखिएगा, दिखाइएगा, मुझे दिखाएं। कुछ लोगों को बहुत जल्दी अर्ली एज है ना, ये मसला है, हाँ जी, ये लिप्स के साइड ड्रॉ हो जाते हैं। व्हाई इज दैट? बेसिकली देखें, फेशियल फीचर्स आपकी वेट लॉस, सैगिंग, आपकी जेनेटिक्स होते हैं जो डिटरमिन करते हैं कि आपकी सैगिंग कितनी होनी है। वक्त के साथ साथ हमारा फेस डाउनवर्ड्स और मीडियली आता है, तो सबकी रिंकल्स यूं बनेंगे, ये फोल्ड्स बनेंगे, ये फोल्ड्स तो बनेंगे। इसको रोकने के लिए बोटॉक्स किस जगह लगाएंगे फिर? इसके लिए मैं बोटॉक्स को रेकमेंड नहीं करती। अच्छा, उसकी बोटॉक्स नहीं, रीज़न फिर ये है क्यों? कि माउथ के अराउंड आप जब भी बोटॉक्स का इस्तेमाल करेंगे तो ये हमारे खाने पीने, एक्सप्रेशन वाले, हंसने वाले मसल्स होते हैं, ठीक है? ये वाले मसल्स आपके होंठ की मूवमेंट को कंट्रोल करते हैं। अच्छा। तो अगर हम इसमें थोड़ा सा भी मतलब लगाएं और वो हल्का सा टीका है ना, दवाई है, एब्जॉर्ब होके ज़रा से साथ वाले मसल में चलेगी तो आपका मुंह टेढ़ा हो सकता है, आपको ड्रिबलिंग हो सकती है, हंसने में आपके लिप की मूवमेंट चेंज हो सकती है, दांत नजर आ और सकते हैं। सपोज अगर ऐसी कोई फॉल्ट हो जाए या कुछ हो जाए किसी से भी, कोई मसला, तो फिर इसका कोई है सिनेरियो वो ठीक करने? आपको इंतजार करना पड़ता है कि 3 से 6 महीने में आहिस्ता आहिस्ता उसका असर जब कम 3 होगा। से 6 महीने जी। तक का मुंह टेढ़ा लेके घूमे भाई, ये तो अच्छा इसलिए मतलब मैं लोअर हाफ ऑफ फेस में बोटॉक्स को रेकमेंड नहीं ठीक है। आप करती। लोगों ने सुन लिया, आप लोगों ने फेस में कहीं पे भी बोटॉक्स लगाने, मगर फेस के लोअर हिस्से में नहीं लगाने, वो मुंह टेढ़ा चिग्गा पिग्गा नहीं आजकल, अस्तगफुरुल्लाह, वो नहीं करना। मैंने आपको पूरा ये शो आज ग्रुप इसीलिए है ना समझाया। फिजा? रिमशा इस्लामाबाद से कॉल हाँ, शामिल कर लेते हैं। कर लें, बिल्कुल अस्सलाम वालेकुम जी रिमशा।
टीवी का वॉल्यूम बंद करके मुझसे बात कीजिएगा जी। क्या कह रही है? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी। मैं बहुत ज्यादा परेशान थी, लेकिन मैंने ना कुछ आपसे पूछना था। ये डर्माटोलॉजिस्ट बैठी हुई है, तो मेरा मसला बहुत सीरियस है और मेरी बात जो है ये फिलर्स की वजह से मतलब डिवोर्स तक पहुंच के अपनी मैके बैठी हुई हूँ। मेरी कुछ फ्रेंड्स थी, उनके साथ मिलके मैंने फिलर करवा लिए और मेरे होंठ इतने जैसे गाय और भैंस जैसे और इतने बुरे लगते हैं। मेरे शोहर ने बात करना छोड़ दी उसके सामने। मैं वो लग रहा था मुँह दाँत के रखो, और बल्कि अब मैं अपने मैके बैठी हुई हूँ, इतनी परेशान हूँ। मुझे लगता है कि ये जितने भी डर्माटोलॉजिस्ट, मुझे लगता है ये पैसे कमाने के लिए बैठे होते हैं और लोगों को बल्कि मिसगाइड करके असल शक्ल से दूसरी शक्ल में कन्वर्ट कर दिया। मैं तो कहती हूँ जिस डर्माटोलॉजिस्ट के पास आप गई हैं, जिन्होंने आपके लिप्स का हाल कर दिया, आप बताएं, नाम बताएं उनका। सॉरी, मैं नाम नहीं इस तरीके से बताना चाहती, लेकिन मैं लोगों को जरूर कहना चाहूंगी कि कम से कम किसी जाना भी किसी जगह पे जाएं, बल्कि करवाएं ही ना। जैसा चेहरा अल्लाह ने आपको दिया है वैसा बहुत अच्छा है। तो आपके अभी आपका जो मेन मसला है वो, लोगों को एडवाइस नहीं करूंगी। अच्छा आपका मेन मसला मुझे बताएं। आपका मेन मसला मुझे पता है, आप परेशान, मेरी बात सुनिएगा। आपका मेन मसला आपके लिप्स बहुत बड़े कर दिए हैं, टेढ़े कर दिए हैं क्या? जी जी बिल्कुल, एक साइड से टेढ़े, एक ऊपर है, नीचे है। लोग मुझे निकनेम उल्टे उल्टे नामों से पुकारते हैं, बुलेट लाइक। मैं इनसे क्वेश्चन पूछ जी क्या जी इनको? जी पूछें। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा मुझे ये बताइएगा कि आपको उन्होंने कौन सा फिलर किया था? हाइलुरोनिक एसिड फिलर था या कोई परमानेंट सेमी परमानेंट फिलर उन्होंने आपको डाल दिया है? कॉल कट गई है, आई एम सो सॉरी, बट हम आपको दोनों तरीके से जवाब यहाँ पे दे देते हैं। हाँ जी। लिप में फिलर होता है, राइट? बोटॉक्स नहीं होता। नहीं, बोटॉक्स नहीं होता। आज हम फिलर पे वैसे बात नहीं करें, मगर फिर भी लेकिन इन्होंने क्वेश्चन जो किया वो बहुत इंपॉर्टेंट है और वो आई थिंक बेचारी इतनी ज्यादा बहुत परेशान है, इस पे जवाब देना बहुत जरूरी है। वी शुड टॉक अबाउट इट। देखिए इसमें दो चीजें हैं। एक तो ये कि इस वक्त आई एम सॉरी हर गली में एक नहीं बल्कि 10 क्लिनिक खुल गए हैं, क्योंकि लोगों को सैलून्स में हो रहे हैं, सैलून्स में क्योंकि लोगों को फिजा लगता है कि इस फील्ड में ना पैसे बहुत ज्यादा हैं। देखिए मुझे तकरीबन इस फील्ड में 19 साल हो गए हैं। ठीक, पहले पढ़ा सीखा और उसके बाद मुझे 19 इयर्स का एक्सपीरियंस है। मेरा जो स्पेशल मैसेज लोगों को ये होगा कि आपको सबसे पहले अपने प्रैक्टिशनर को जिसे आपने टीका लगवाना है उसके बारे में रिसर्च करें, ठीक है, उसकी क्वालिफिकेशंस पढ़ें, उसको डॉक्टर होना चाहिए, डर्मेटोलॉजिस्ट होना चाहिए, ठीक है, और उसकी अलग से ट्रेनिंग इन प्रोसीजर्स में होनी चाहिए, स्पेशल ट्रेनिंग होनी चाहिए। क्योंकि हमारे गवर्नमेंट देखें जितने गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में ये महंगे ट्रीटमेंट्स हैं उसमें इनकी ट्रेनिंग तो होती नहीं। हमें मोस्टली हमारी स्पेशलाइजेशंस के बाद अलग से फर्दर इसमें स्पेशलाइजेशन करनी पड़ती है। तो लोग आजकल इतना टाइम ही नहीं इन्वेस्ट करते, ठीक है, उनका दिल चाहता है ये हमने डिग्री की और उसके बाद हम इस फील्ड में आ जाएं। बहुत सारे टेक्नीशियंस हैं, ठीक है, जो फिलर बोटॉक्स कर रहे हैं, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कर रहे हैं और इतने उनकी पेज फॉलोइंग है, वो करते हैं। फिजियोथेरेपिस्ट हैं, न्यूट्रिशनिस्ट हैं, हर किसी ने बस टाइम का मैं चाहूंगी इनको कोई अपनी इनके लिए बेसिकली, क्योंकि देखिए मैं रेमेडी बता देती हूँ, उन्हीं डॉक्टर्स को बुलाती हूँ जो सारे मतलब सेटिस्फाइड डॉक्टर्स जिनके पास मुझे लगता है कि आप सब जाएंगे तो सेटिस्फाइड होकर आएंगे। सारे प्रैक्टिस इनकी होती है, सारे स्पेशलाइज्ड हैं, दे आर द बेस्ट डॉक्टर्स जिनको मैं यहाँ पे बुलाती हूँ अपनी सुपरविजन। क्वालिटी ऑफ फिलर के ऊपर डिपेंड करता है, लगाने वाले आपके जो डॉक्टर हैं उनकी ट्रेनिंग के ऊपर डिपेंड करता है, प्लस हाइलुरोनिक एसिड अगर फिलर किया है उन्होंने तो इसको रिवर्स किया जा सकता है। हाइलुरोनिक एसिड किया जा सकता है, वो हाइलुरोनिक डेज एंजाइम का इंजेक्शन होता है जो कि हाइलुरोनिक एसिड को डिसॉल्व करने के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। अगर इनके लिप्स किसी डॉक्टर से ख़राब हो गए हैं या डिसबैलेंस्ड हैं तो उसको एक तो बैलेंस किया जा सकता है, दूसरा हाइलुरोनिक एसिड टोटली रिवर्सिबल है तो उसको इंजेक्शन लगा के डिसॉल्व किया जा सकता है। इसीलिए तो फिलर इस फिलर की सेफ्टी है। ये लिप का जो है इसमें चांस होता है कि ऊपर नीचे खराब हो सकते हैं, अनबैलेंस और इस तरह की कोई सही तरीके से नहीं करेगा तो ओवरडू भी हो जाएंगे और उसके बाद जो है वो डिसबैलेंस भी हो जाते हैं। समवन हु इज नॉट ट्रेन्ड इनफ कैन क्रिएट अ प्रॉब्लम। तो मतलब ये खत्म किया जा सकता है अगर उन्होंने हाइलुरोनिक एसिड का फिलर यूज किया है और अच्छी क्वालिटी का फिलर यूज किया है जिसमें इम्प्योरिटीज नहीं है तो इसको हाइलुरोनिक डेज इंजेक्शन के साथ डिसॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, थैंक यू सो मच। और मैं आपको आखिरी में सिर्फ ये कहना चाहूँगी कि एक तो ये जो दुकानें हैं ना जो लोगों ने बनाई हुई है, लोग सैलून्स के अंदर, मैं आपको बताऊँ मैं कितने सैलून्स में गई हूँ जहाँ पे ये लोग फिलर बोटॉक्स कर रहे होते हैं, दे नॉट सेटिस्फाइड, बस बोलते हैं कि हमारी प्रैक्टिस हो गई, ठीक है ठोकने की हम ठोक रहे हैं।
खुदा का खौफ करें, आपकी शक्ल और सूरत। अब देखें इतनी प्यारी बच्ची वो उठा के उसकी डिवोर्स तक बात आ गई, मैके बैठी हुई है, सहेलियों के साथ चली गई। ट्रेंड है यार, अगर चली गई अपनी स्किन के लिए, किसी खूबसूरती के लिए, इसका मतलब ये नहीं है कि उसकी शक्ल ख़राब कर दें। तो खुदारा ऐसे लोगों के पास जाएँ, देख के जाएँ, उनको डिग्रीज देख के जाएँ, उनकी क्वालिफिकेशन देख के जाएँ। ये जो हर दुकान में जो खुली हुई है ना बोटॉक्स की कहानियाँ और दुकानें मंजन बेच रहे हैं, उधर ना चाहिए खुदा के लिए, फिर यही हाल होगा। प्लीज़ एक ब्रेक के बाद मिलते हैं। वेलकम बैक, यू वाचिंग मॉर्निंग विद फिज़ा। हमारे पास अफजाल है, इलेक्ट्रिशियन है। अब आप सोच रहे होंगे मैंने इनको क्यों बुलाया? इनको इसलिए बुलाया है ताकि आपको पता चल सके अगर आपके घर के एसी काम नहीं कर रहे हैं ना सही से, अगर आपकी वॉशिंग मशीन ऑटोमेटिक सही से काम नहीं कर रही तो कपड़े कैसे धोएंगे? है आपको डिश वॉशर काम नहीं कर रहा, कोई इलेक्ट्रिक का कोई ऐसा काम है जो आपको लगता है आपका बड़ा ज़रूरी है, इस मौसम में आपकी चीज़ें ठीक होनी चाहिए, तो कैसे होंगी? इतना ज़्यादा एसी इस्तेमाल हो रहा है गर्मियों में, इतना ज़्यादा चल रहा होता है, फिर सही काम नहीं करे तो फिर हम तो रह जाएंगे, हमारी तो हालतें हो जाएंगी। इसलिए मैंने सोचा एक ऐसे प्रोग्राम में हम यहाँ पर बुलाएं इलेक्ट्रिशियन को, ताकि वो आपको बता सके आपके घर की कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो ठीक होने वाली हैं और किस तरीके से उनकी सर्विसेज होनी है और कैसे आप उसको ठीक रख सकते हैं, लाइफ टाइम थोड़ा सा लंबा चला सकते हैं। ऐसे ही है। तो अफजाल साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी तबीयत है? अल्हम्दुलिल्लाह। तो मुझे सबसे पहले तो एसी की तरफ ज़रा आ जाते हैं, उस पर बात करते हैं। गर्मियाँ बहुत एसी चलता है लोगों के घर में, फिर एकदम से कूलिंग करना कम कर देता है। मेरे खुद के घर में ये मसला चल रहा है, बार बार मैं जाली निकाल के धो रही हूँ, साफ़ है मगर कम सी कोई मुझे ऐसा लगता है कूलिंग कम है, पंखा भी साथ चलाना पड़ता है, ये वो ऑल दैट। तो ये कैसे पता चलेगा हमारा एसी ख़राब होने जा रहा है? कैसे पता चलेगा हमारा एसी ढीला हो गया, वो हवा वैसी नहीं दे रहा है? ठीक है, कैसे पता चलेगा कि भाई इसकी गैस जो है वो ख़त्म है या फिर ये जंग आलूद हो गया? क्या कहानी? सबसे पहले ये होता है कि सीज़न शुरू होने से पहले उनको सर्विस करवाना चाहिए। हर सीज़न करवाना चाहिए। अच्छा। बाद एसी ऐसे भी होते हैं जिनको सीज़न में 2 दफ़ा भी करना पड़ता है, जो ज़्यादा यूज़ होते हैं। ओह, ये बात तो हमें पता ही नहीं थी, मुझे और नहीं पता थी। इसमें ये होता है कि अगर एसी कूलिंग प्रॉपर नहीं कर रहा तो उसमें ये होता है, अभी जो इन्वर्टर एसी चल रहे हैं उनमें कोई मसला हो तो वह एरर शो कर देता है, यानी कूलिंग बिल्कुल छोड़ जाता है और आपको कुछ टाइम बाद स्क्रीन पे एरर आना शुरू हो जाता है। अच्छा। हाँ जी, तो मुख्तलिफ एरर्स होते हैं। हाँ। बाज़ दफ़ा वो फ्लक्चुएशन की वजह से होता है, बाज़ दफ़ा गैस की वजह से होता है, बाज़ दफ़ा पीसीबी में कोई फॉल्ट होता है, उस वजह से भी होता है। अच्छा, तो हमने पहले सबसे पहले सीज़न आया है उससे पहले हमने सर्विस करवाना चाहिए। उस सर्विस में हमने क्या क्या चीज़ों को देखना है? मेन गैस सर्विस में ये कि गैस पहले चेक करवा लें। अगर होता ही है कि हमारे मोस्टली जो मैकेनिक आते हैं तो देखते हैं जिसमें गैस इतनी कम है, ठीक है, तो जाहिर सी बात है कस्टमर को नहीं पता कि उसमें गैस कम क्यों हुई है, उन्होंने कहना जी फिल कर दें, सिंपल सी बात है। तो मैकेनिक ने सिलेंडर लगाना है और फिल कर देनी है, ठीक है। बेसिक बात ये समझने वाली है कि अगर उसमें पहले कूलिंग कर रहा था, गैस कम क्यों हुई है? कम हुई है इसका मतलब ये है कि उसमें लीकेज है यूनिट के अंदर, तो पहले लीकेज को ट्रेस आउट किया जाए, उसके बाद उसमें गैस चार्ज की जाए। ओह, गैस ऐसे नहीं करवानी, पहले लीकेज देखनी है। हमसे ये गलतियाँ होती हैं क्योंकि अगर गैस लीक हो रही है तो फिर तो वो काम वैसे नहीं करेगी, हम ये कहेंगे तो एसी काम नहीं कर रहा, वो दोबारा निकल जाएगी। अगर आपने टॉपअप करवा दी उसी तरह उसको चार्ज करवा दिया। कहाँ से हो रही होती? किन वो मोस्टली होती है इंडोर यूनिट से। अच्छा, मोस्टली इंडोर से होती है, लेकिन बाज़ दफ़ा आउटडोर से भी होती है। तरीकाकार जो प्रॉपर होता है वो दोनों यूनिट्स चेक होते हैं और प्रॉपर वैक्यूएशन होती है, यानी कि जो पहले वाली गैस होती है सर, अगर उसमें 30-40% आपकी गैस है तो उसको वेस्ट कर देना चाहिए। क्यों? उसको वेस्ट इसलिए करना चाहिए क्योंकि जब गैस को स्टोर करते हैं, रिकवर करते हैं, मोस्टली लोग आउटडोर में रिकवर कर लेते हैं। आउटडोर एक तो चेक नहीं हो पाता आउटडोर चेक नहीं हो पाता, जब तक उसमें गैस है उसको प्रेशर नहीं देंगे ऊपर से तो हम चेक नहीं कर सकते कि लीकेज कहाँ पे है। ठीक। बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है कि इंडोर में लीकेज होती है लेकिन आउटडोर में भी साथ लीकेज होती है। अच्छा। दोनों जगह पे लीकेज होती है, कोई माइनर लीकेज होती हैं, कुछ ज़्यादा भी होती हैं। अब ये गैस लीक हो रही है, गैस डलवानी है, तो इसका खर्चा क्या आएगा? भले क्योंकि लीक भी अगर हो रही है तो उसके बावजूद जब गैस भरवानी है तो भरवानी तो उतनी है क्योंकि पिछली वाली निकाल देनी है, तो उसका क्या एक्सपेंस होता है? कितने की कोई गैस भर जाती है? देखने वालों को बताएं ना। एक बात मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर दूँ कि अगर यूनिट में गैस कम हुई है या गैस आपने रिचार्ज करवाई है तो उसको वैक्यूम कराना बहुत ज़रूरी होता है। वैक्यूम क्योंकि अभी हमने सोशल मीडिया पे काम करना शुरू किया तो लोगों को अवेयरनेस आई है। वैक्यूम होता है यानी कि जो गैस की वैक्यूम, गैस को नहीं, बेसिकली यूनिट को वैक्यूम करना होता है। यूनिट के अंदर पाइपलाइन चल रही होती है, नालियाँ होती हैं बारीक बारीक, ठीक है, तो उनमें पहले जो गैस होती है या लीकेज की वजह से उनमें एयर चली जाती है, ठीक है, तो उसको निकालना ज़रूरी होता है। जो रेफ्रिजरेंट है यानी जो गैस है उसकी प्योरिटी के लिए। तो उसको वैक्यूम कैसे करते हैं? वो प्रेशर एक मशीन होती है, वैक्यूम पंप होता है। अच्छा। उससे वैक्यूम होता है। ओ, तो ये एसी वाले ही सही कर सकते हैं? एसी वाले ही कर सकते हैं।
और अगर वैक्यूम नहीं होगा, जिस तरह अभी हमारा जो क्लाइमेट है वो बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा है। अच्छा। अब अभी पिछले महीने आपको पता है कि 50 तक तकरीबन टेम्परेचर गया है, तो उसमें ये होता है कि यूनिट प्रॉपर कूलिंग नहीं करता। आप कहते हैं जी पहले पिछले साल में तो ये इसकी कंजप्शन भी बहुत कम थी और कूलिंग बड़ी अच्छी करता था, इस साल में हमने ठीक करवाया, उसके बाद ये मसला आ गया। अब ये 1.5 टन का या 2 टन का एसी है, ठीक है, तो अब मुझे इतना बता दें कि 1.5 टन के एसी में कितनी कोई गैस डलेगी और कितने की डलेगी? 1.5 टन में सिंपल सा फार्मूला है कि 1 टन में तकरीबन 1 किलो, 1.5 टन में तकरीबन 1.5 किलो, इसमें बस इतनी होती है। लेकिन ये कि इसमें 19-20 होता है, ये ऊपर जो यूनिट होता है आपका, उसके जो स्पेसिफिकेशन होती है लिखी हुई आउटडोर के ऊपर, इंडोर के ऊपर, उसके ऊपर मेंशन होता है कि इसमें इतनी गैस डलनी है। भाई पैसे कितने लगेंगे ये मुझे बता दें, फिर मैं ठीक करवाऊंगी। पैसे इस तरह है कि इसमें गैस की क्वालिटियाँ आती हैं, ठीक है, लेकिन क्वालिटी से हट के हमें ये सोचना पहले कि गैस की भी क्वालिटी है। मैं को बाजार कपड़ा लेने गई हूँ कि सिल्क का बता दे रेट क्या है, शेफून का क्या है, कतानसल का क्या है, प्योर का क्या है, ये तो गलत बात है। बिल्कुल है, गैस तो गैस है ना, एक ही काम करेगी। नहीं, क्यों? मुख्तलिफ कंपनीज की गैसें हैं। अच्छा। और जिस तरह कहते हैं कि ये चाइनीज गैस है, ये यूएसए की गैस है। चाइना का शाहरुख खान तो सुना था, चाइना की गैस भी सुन ली मैंने। चाइना की गैस भी होती अच्छा, वो भी पाकिस्तान में आ गई है? बिल्कुल। तो वो किस तरह की है, अब क्या है, किस हिसाब से मिलेगी, उसका रेट देखें। और हमें कैसे पता चलेगा कि भाई एसी वाला कौन सी गैस डाल रहा है, चाइना की, इंडिया की, पाकिस्तान की? तो ब्रेक के बाद बताइएगा मुझे, आपने मुझे टेंशन दे दी है। ब्रेक के बाद मैं ये सारी गैसें पूछती हूँ कि कौन सी गैस है। जी वेलकम बैक, यू वाचिंग मॉर्निंग विद फिज़ा। और अफजाल साहब से मैं यहाँ पे ये पूछ रही थी, एसी ठीक करने के लिए जो गैस चाहिए वो कितनी को डलनी है और कितनी की डलनी है। यहाँ पे ना मुझे मज़ीद टेंशन दे दी उन्होंने कहा चाइना की गैस है, कोरिया की गैस है, जापान की गैस है, पाकिस्तान की गैस, इंडोनेशिया की। अब हमने कौन सी डलवानी है अपने एसी में, हमें क्या पता कौन सी गैस डलवाएंगे भाई? गैस आप कोई भी डलवाएं, वैक्यूम करवाना बहुत ज़रूरी है। जो मैं आपको चीज़ बता रहा हूं, गैस का रेट मुझे नहीं बता गैस का रेट मैं आपको बता रहा हूँ, गैस का रेट मैं आपको बताता हूँ। गैस जो यूएसए की गैस है उसका और जो चाइना की गैस है, यूएसए तो मैं अपने कॉन्सर्ट के लिए जा रही हूँ, वहां से गैस लेकर आ जाऊँ, सस्ती पड़ेगी क्या? ऐसा नहीं है, प्लांट उनके चाइना में ही है, लेकिन कंपनी यूएसए की है ना बेसिकली। अच्छा, ठीक है, कंपनी नहीं डिस्कस कर सकता यहाँ पे, मैं आपको वैसे बता सकता हूँ। ठीक है, उसमें रेट्स का जो फ़र्क होता है वो 50% का होता है। यानी कि अगर जो यूएसए की गैस है वो 4,000 रुपये पर केजी है, और चाइना की 2,000 है। और हम कितनी डाल रहे हैं? 1.5 किलो। 1.5 किलो डाल रहे थे। 1.5 किलो कितने की पड़ गई? 1.5 किलो 6,000 की। 6,000। बाकी इसमें ये होता है कि उसमें लेबर वगैरह होती हैं कि यूनिट को लीकेज पहले टेस्ट करनी है, फिर उसके बाद उसको सर्विस वगैरह करना है, उसके बाद लगाना है। और ये यहाँ पे ये भी है कि अगर आप, और ये बाकी जो और गैस हैं, अगर हम ऐसी नॉर्मल गैस मंगवा लें पाकिस्तान से, वो कितने की, और उसमें क्या फ़र्क है? उसमें कूलिंग का थोड़ा सा फर्क आता पाकिस्तान है, की कूलिंग का फर्क आता है इसी अच्छा। में, और कंजप्शन का भी फर्क होता और है। वो कितने की कोई आ जाती है जो पाकिस्तान की गैस? वो जाहिर सी बात है 3,000 रुपये की। अच्छा, मगर आप अगर रेफर करते हैं तो वो कहते हैं यूएसए वाली ले लो। यूएसए की अच्छी क्वालिटी गैस, अच्छी क्वालिटी की है, टाइम निकाल देती है एक सीजन पूरा। बिल्कुल नहीं, टाइम देखें गैस नहीं निकालना होता, टाइम निकालना होता है एसी ने, कि एसी में अगर लीकेज नहीं हुई तो वो एसी गैस जो है 10 साल भी चल सकती है। अच्छा, अब ये एक और चीज़ मैं पूछना चाहती थी, जो T1 है और T3 कंप्रेसर होते हैं, इनका क्या फ़र्क होता है? जो T1 कंप्रेसर है ना, ये होता है ठंडे यानी टेम्परेचर के लिए, जिस तरह के 38 तक वो मैक्सिमम सही कूलिंग करता है, लेकिन 42 तक वो गुजारा करवा जाता है। ठीक है, ठीक है, अगर वो 42 से टेम्परेचर ऊपर जाता है ना, तो फिर उसको अपना जो होता है टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए हाई आरपीएम पे चलना पड़ता है। अच्छा, जब हाई आरपीएम पे चलेगा तो कंजप्शन आपकी बढ़ जाएगी। आप कहेंगे जी पिछले साल तो मेरा इतना बिल आ रहा था, इस साल सबसे ज्यादा कंप्लेन ही ये है कि हमारे एसी जो हैं वो कंजप्शन ज्यादा कर रहे हैं, कंप्रेसर्स की वजह से, इसकी वजह से, T1 कंप्रेसर की वजह से। अच्छा, अभी हमारे क्लाइमेट के लिए T3 ही सूटेबल है। जो आखिरी एक और बात मैं ज़रूर जानना चाहूँगी, बहुत से लोग जब एसी लेने के लिए जाते हैं ना, उनको उसकी खूबियों के बारे में पता नहीं चलता। कुछ लोग कहते हैं हमने इन्वर्टर एसी लेना है। अब इन्वर्टर एसी हमारे लिए कारआमद है कि नहीं है, हमारी लाइफ टाइम है कि नहीं, हमारे वो कूलिंग देगा कि नहीं देगा। कीमतें तो ऑलमोस्ट इन सबकी सेम ही होती हैं, थोड़ा बहुत ऊपर होता है इन्वर्टर, मगर हमारे लिए क्या सही है? हमें इन्वर्टर एसी लेने चाहिए या हमें दूसरे एसी लेने चाहिए विदाउट इन्वर्टर? वो हमें ये होता है कि हमारा इस्तेमाल कहाँ पे है। अगर तो हमारा लंबा इस्तेमाल है, जिस तरह 12-14 घंटे 15 घंटे एसी चलना है, तो वो इन्वर्टर ही अच्छा है। ठीक है, अगर आपका इस्तेमाल कूलिंग करता है झकास, बिल्कुल पूरी सेम विदाउट इन्वर्टर वाला। कूलिंग का कोई ऐसा फर्क नहीं। कुछ लोग तो शिकायत करते हैं, कहते हैं इन्वर्टर जो है ना वो इतनी अच्छी कूलिंग नहीं देता। ये सब बात गलत है? नहीं, ऐसा नहीं है, वो मिथ क्रिएट हुई है। वो वजह ये थी कि पहले हमारे विंडो एसीज होते थे, ठीक है, अरे क्या ठंडे करते थे कमरे, आप खुद बताएं। वो ठंडे क्यों करते थे? क्योंकि उनमें जो थर्मोस्टेट आते थे वो मैनुअल होते थे। अच्छा, यानी कि वो अभी जो डिजिटल थर्मोस्टेट है
तो वो पूरे टेम्परेचर पे उसको बंद करवा देते हैं। पहले वाले जो उनके थर्मोस्टेट होते थे वो चली जा रहे हैं एसी और टेम्परेचर आपका बेशक 10 पे आ गया, वो ट्रिप नहीं कर रहे होते। इस वजह से वो दीवारें भी ठंडी कर देते थे। लोग अभी तक तारीफें करते हैं विंडो एसी कूलिंग बहुत करते थे, वजह असल में उनमें ये थी। अच्छा, ठीक है, तो फिर इस तरह से हमें इन्वर्टर एसी भी ले लेना चाहिए। ले लेना बिजली की चाहिए कमी और भी है बिल्कुल। और कोई गलत नहीं है, कूलिंग भी झकास करेगा। बिल्कुल, और सोलर वगैरह पे चलाने के लिए वो बेहतरीन है। वेरी नाइस, क्योंकि इसमें आपकी स्टार्टिंग तशरीफ आवरी का बहुत बहुत शुक्रिया। आपने हमें बड़ा अच्छा गाइड किया कि कौन से एसी लेने चाहिए और एसी की ख़राबी में क्या क्या काम है जो आपको ज़रूरी देखने हैं। अब आपको भी समझ आ गया, आपके घर में कोई इलेक्ट्रिशियन आता है या एसी के काम के लिए आता है तो आपको पता है कि किस तरीके से आपने अपने एसी को फिट रखना है, ठीक करना है और क्या ख़राबी और कहाँ परेशानी आ रही होगी। ये सारी प्रॉब्लम्स का हल हमने आपको आज प्रोग्राम में समझा दिया है। एक ब्रेक के बाद मिलते हैं, और भी बात कुछ है। वेलकम बैक, यू वाचिंग मॉर्निंग विद फिज़ा। डॉक्टर शहराम तबस्सुम हमारे साथ मौजूद हैं, चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं, और आज हम बात करेंगे इनसे जो बच्चे हैं उनकी हाइट नहीं बढ़ रही है, ये क्यों ऐसा हो रहा है, क्या वजूहात है, कौन सी ऐसी ग़िज़ा है जो हम अपने बच्चों को नहीं खिला रहे, या कौन सी ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जो हम नहीं करा पा रहे जिसकी वजह से बच्चों के अंदर वो जो ये हाइट इश्यूज़ हैं बहुत ज़्यादा पाए जा रहे हैं। और हर बच्चे की हाइट जो है वो नॉर्मल जिस रेंज में बढ़नी चाहिए थी वो उससे कम रेंज पे बढ़ी है। तो व्हाई इज़ दैट, सारी चीज़ों पे बात करेंगे हम डॉक्टर शहराम से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। थैंक यू फॉर योर स्पेशल टाइम, आपने स्पेशल टाइम निकाला हम सब के लिए। मुझे ये बताइएगा कि पहले तो लंबे लंबे लोग मिलते थे, लंबे लंबे जल्दी जल्दी बच्चे जो थे वो अच्छी हाइट निकाल लेते थे। अब ये जो हाइट है बच्चों में बहुत कम देखी जा रही है। कुछ मोटे बच्चे हैं तो उनकी भी हाइट छोटी है, कुछ दुबले देखो तो उनकी भी हाइट छोटी है। तो किन उम्र में बच्चे अपनी हाइट निकालना शुरू करते हैं, एक तो ये बता दीजिए, और फिर ये बता दीजिए कि किस उम्र तक वो अपनी हाइट बढ़ा लेते हैं और किस एज से किस एज तक की हाइट जो है वो बढ़ती जाती है और कितनी होनी चाहिए। वालेकुम सलाम। देखें, ये जो कंसेप्ट है ना कि जी किस उम्र में ज़्यादा कद निकलता है या किस उम्र में नहीं निकलता, तो ये याद रखें कि जो है ना बच्चों की हाइट, बच्चों की जो फिज़िकल स्ट्रेंथ है वो फ्रॉम द डे ऑफ कंसेप्शन, जैसे माँ कंसीव करती है वहीं से स्टार्ट हो जाता है, पेट में ही। ठीक है, उसको हम कहते हैं 1000 डेज़ आर वेरी एसेंशियल। 1000 डेज़ फ्रॉम द कंसेप्शन टू द 2 years ऑफ एज, वो बहुत ज़रूरी होता है। उसमें ये नहीं होता कि बच्चे की अपनी ग़िज़ाइयत पे हो सारा डिपेंड, माँ की अपनी न्यूट्रिशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जिससे जैसे माँ ज़्यादा एक्टिव होगी, न्यूट्रिशियस होगी, अच्छी उसकी खुराक होगी, किसी चीज़ की कमी नहीं होगी, उतना बच्चा हेल्दी होगा और उतने उसके चांस ग्रोथ के बहुत अच्छे होते हैं। लेकिन एक तो हमारे मुल्क में जो है ना न्यूट्रिशंस के लिहाज से इग्नोरेंस बहुत ज़्यादा है, मिथ्स बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से लोग अगर कुछ खाना भी चाहें, माएँ कुछ खाना भी चाहें तो जो फैमिली होती है वो खाने नहीं देती उनको और उनकी न्यूट्रिशियस डाइट नहीं रहने देती। और इसके अलावा जो बच्चे होते हैं, फिर माँ जब बच्चा पैदा हो जाता है उसके बाद भी उनको प्रॉपर डाइट नहीं देती। ब्रेस्ट फीडिंग जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है 1 year 2 years ऑफ लाइफ तक, वो डेप्रीवेशन है बहुत ज़्यादा, इस वजह से भी बहुत ज़्यादा होता है। और वैसे बच्चे की कद जो होता है ना वो स्लोली बढ़ता है, ख़ास उम्र तक बढ़ता रहता है। लेकिन एक होती है, हम इसे कहते हैं स्पर्ट ये होता है कि यकदम, आपने सुना होगा कि जी इस बच्चे ने यकदम कद निकाला है। वो तब होती है जब बच्चे की ना एक हार्मोन्स जिसका एक सर जाती है, जब जिसे हम कहते हैं बलूगत आती है फीमेल्स में या मेल्स में, तो उस वक़्त वो यकदम कद निकालता है। लेकिन जब वो एक ख़ास टाइम गुजर जाता है, जैसे कि बच्चियों में मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो जाती है, ख़ास करके लड़कियों में, तब उनकी जो होती है कद रुकने की स्पीड, कद बढ़ने की स्पीड वो कम हो जाती है, बल्कि ख़त्म हो जाती है, बहुत कम। अगर बढ़ेगा भी बाद में तो बहुत कम बढ़ता है। और उसके अलावा लड़कों में भी इसी तरह ही होती है, जब उनके हार्मोन्स एक ख़ास लेवल के जो बलूगत के होते हैं जब वो आ जाएँ तो उसमें के बाद वो उनका कद इतना ज़्यादा नहीं बढ़ता। तो इसके लिए बच्चों की जो है न्यूट्रिशन डे फ्रॉम द डे फर्स्ट इम्पॉर्टेंट है, जिसमें मदर फीड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 6 माह के बाद फिर सॉफ्ट डाइट शुरू करें, आयरन की कमी ना होने दें। और जो कि ख़ास चीज़ है कि विटामिन डी वो बहुत डेफिशिएंट है हमारे हाइट के लिए इम्पोर्टेंट, विटामिन डी इम्पोर्टेंट है। और भी देखिए, जब कोई चीज़ होती है ना तो ये नहीं होता कि जी एक ही चीज़ इम्पोर्टेंट है, दिस इज़ एक बैलेंस चीज़ होनी चाहिए। कैल्शियम की भी ज़रूरत होती है। कैल्शियम की भी देखें, कैल्शियम जो होता है ना कि उसको ऑब्जर्व करने के लिए विटामिन डी की ज़रूरत होती है। बच्चे तो दूध अंडे से भाग रहे, कैल्शियम कहाँ से देंगे हम उनको, ये भी तो देखें। वो मैं ये असल मसला ये होता है ना कि मैंने यही बताया ना कि हमारे मुल्क में ना एक ऑर्गेनिक कंसेप्ट होता था, ऑर्गेनिक डाइट होती थी।
हम जब छोटे थे तो आपने देखा होगा जी। घरों में अब एक डब्बे मंद- वाले दूध हैं, खालिस दूधों में सर्फ की मिलावट है, जी, जी, बैक्टीरियाज बिल्कुल इतने, इसी तरह। जर्म्स इतने कि खुद डॉक्टर्स, आप लोग खुद खुला दूध रेकमेंड नहीं करते एज नहीं है ना। बिल्कुल। तो अब जब इतना ज़्यादा बैक्टीरिया शुदा दूध है, सर्फ मिला हुआ दूध है, वो तो एक जहर पीने के बराबर है। अब वो जो दूसरे डब्बे वाले दूध हैं वो गुजारियत हमें वो वाली नहीं दे पाते। बिल्कुल सही जाहिर सी बात है, जो हमें कैल्शियम जो चीज़ों की ज़रूरत है। तो अब इस सिचुएशन में हम बच्चों को क्या पिलाएं? देखिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जो आप इजीली कर सकते हैं। अगर हम आपको कहें कि जी ये चीज़ें पिलाएं, ये जो कि आपके अफोर्डेबिलिटी में भी नहीं आ सकती बाज़-औक़ात, क्योंकि ओवरऑल देखना होता है ना, जो एक अफोर्डेबल क्लास है वो तो चीज़ें ले लेंगी, लेकिन मेन चीज़ है कि जी आप जो हैं कि हर बच्चा जो कि एक जिसका कद नहीं बढ़ रहा या जिसकी न्यूट्रिशन नहीं है, उसके लिए सबसे आसान चीज़ ये है कि आप ना घर की जो चीज़ें हैं वो ज़रूर खाएँ, जिसमें हम माँ बाप को ये कहते हैं और कुछ करें ना करें कि अंडा ज़रूर खिला दिया करें बच्चे को, क्योंकि वो स्मॉल डाइट में ज़्यादा कैलोरीज आपको मिल जाती हैं, उसमें एक बहुत अच्छी ग़िज़ाइयत मिल जाती है बच्चों को। और उसके अलावा घर की बनी हुई चीज़ें दें, ये ना कहें कि जी बच्चे को नूडल्स दे रहे हैं, बच्चे को पैकेट वाले चीज़ें दे रहे हैं, पैकेट वाले चिप्स दे रहे हैं। चिप्स वाले दे रहे हैं, ये ना दें। अच्छा। घर की बनी हुई चीज़ें दें, जैसे कि तो हम लोग तो यही करते हैं ना, सारे जितने पेरेंट्स हाँ हैं जी। बाहर निकलते हैं तो कहते हैं घर का खाना छोड़ो, नहीं खा रहा कोई बात नहीं, बाहर से खिला देते हैं, या फिर पिज़्ज़ा शीज़ा ऑर्डर कर देते हैं बच्चों को। जी जी। और इस ना वजह से भी हाइट रुक रही है। देखिए उसमें फास्ट फूड वगैरह। देखिए ग़ज़ा के ना दो काम होते हैं, एक होती है न्यूट्रिशन, एक होती है कैलोरीज। कैलोरीज जो होती हैं ना आप किसी भी चीज़ से ले सकते हैं, जैसे कि आप कोक पी लें पिज़्ज़ा खा लें या कोई फ्राइज़ वगैरह ले लें, कैलोरीज मिल जाती है। जो न्यूट्रिशन होती है ना, जिसमें आपको विटामिन डी भी चाहिए, प्रोटीन्स भी चाहिए, कार्बोहाइड्रेट्स भी चाहिए, एक बैलेंस चीज़ चाहिए, वो आपको सिर्फ इससे नहीं मिलेगी, वो आपको बैलेंस डाइट लेंगे तो मिलेगी। ठीक है, तो उसके लिए सबसे देखें हमारे घरों में जितने भी लोग हैं, चाहे कोई अमीर है या गरीब है, जितने भी हैं, कोशिश ये होती है कि जी दालें ज़रूर बनती हैं, सब्जियां ज़रूर बनती हैं, गोश्त ज़रूर बनता है, तो ये सारा मिक्सचर होता है जो कि आपकी बैलेंस डाइट सुबह से के। नाश्ते में ये रह के खा रही हूँ दलिया, क्लोज में दिखाइएगा ज़रा, दिखाते हैं सबको बताऊँ, फिर लोग कहते हैं मैं खाती क्या हूँ पीती क्या हूँ इतनी लंबी चौड़ी मैं इसी वजह से हूँ क्योंकि बचपन से यही चीज़ों की आदत डाली है। ये देखें, इसके अंदर मेवा है, ठीक है, इसके अंदर किशमिश है, इसके अंदर ड्राई नट्स हैं, इसके अंदर खोपरा भी है, इसके अंदर सारा बादाम पिस्ता, ठीक है, जौ सब कुछ, और ये जौ का दलिया है। तो मैं इसको जो है ना आधा दूध आधा पानी मिक्स करके वो स्किम हो गया, हाँ जी। और उसके साथ मैं इसमें शहद डाल के, बेरी का नहीं, शहद डाल के, ये तो बड़ी न्यूट्रिशियस है ना जी। ये तो और मेरे टेस्ट बड्स को इतनी ज़्यादा लग गई है कि मुझे अगर सारा दिन ना मिले, किसी भी टाइम पे, सुबह नहीं लेती तो मैं रात को खा लेती हूँ, दिन में खा लेती हूँ, मुझे एक प्याली ही चाहिए होती है। नहीं, इसमें फाइबर भी है, जो चीज़ें अच्छा। आप गिना रही हैं ना, इसमें फाइबर भी है, कैलोरीज भी हैं, और आपके वेट गेन, न्यूट्रिशियस को करता है, वेट गेन भी नहीं करता। हमारे आपने देखे ना, जो आप जाते हैं बाहर के मुल्क में जाते हैं, हमने देखा है कि लड़कियाँ बड़ी हाइटेड हैं, इवन के लड़कियाँ, लड़के भी 6-6 फुट के अमेरिका अरे में वाह, जाएं, बिल्कुल। 6 फीट अबव हैं। टर्की में देखो, हाँ, टर्किश हाँ, लड़के लड़कियाँ हाँ, लंबे लंबे। हाँ, उसमें ये नहीं है कि सिर्फ बच्चे की ग़िज़ाइयत, मैं ये बार बार कहूँगा कि माँ भी अपनी न्यूट्रिशन, जब तक माँ अपनी न्यूट्रिशन बेहतर नहीं करेंगी तब तक बच्चों की न्यूट्रिशन, बच्चों का कद अफेक्ट होता रहेगा। हाँ जी, तो उसमें यह है कि जैसे मैंने कहा ना कि डे 1 से कंसीव जो बच्चे करते हैं, मदर्स, उनकी डाइट बहुत अच्छी होनी चाहिए। अक्सर बच्चों मदर्स को तो आयरन की कमी होती है, विटामिन की कमी होती है, कैल्शियम की कमी होती है, प्रॉपर डाइट नहीं मिलती। और वैसे भी घर में जब खाना सर्व हो रहा होता है जो कि, तो सबसे पहले मेल को देते हैं, हत्ता कि ये फीमेल को देना चाहिए, जिन्होंने क्या कहते हैं गोश्त की एक डॉक्टर साहब तो इंसान भी बहुत अच्छे हैं। नहीं, ये फैक्ट है, क्योंकि ना डॉक्टर तो पढ़ लिख के हर कोई बन जाता है, इंसान मुश्किल से बनता है। आप कितने अच्छे इंसान हैं। ये पहली मर्तबा किसी मर्द ने मेरे शो पे बैठ के बात की है कि सबसे पहले नाश्ता हम मर्द के आगे रख देते हैं बना के, तो सबसे पहले नाश्ता तो औरत को देना चाहिए। क्या बात है, सलाम। मज़ा आ गया जी, दिल खुश हो गया। उसमें ये ना, सारे बेटे ऐसे होने चाहिए। हाँ जी, उसमें ये होता है ना कि जब तक उनकी न्यूट्रिशन अच्छी होगी, तो ये देखें सारे चीज़ ना, जब से आप काज को नहीं ना पकड़ेंगे तब तक ये नहीं होगा मसला हल। हम ये कहते रहें जी हम ये करेंगे, जब तक आप देखें, जब तक आप वो कहते हैं ना कि फीमेल एजुकेशन के लिए फीमेल्स का एजुकेटेड होना ज़रूरी है, बच्चों की एजुकेशन के लिए, इसी तरह बच्चों की हेल्थ के लिए आप जितने भी आप हॉस्पिटल्स बन रहे हैं ना आजकल, जो कि है मदर चाइल्ड हेल्थ केयर के नाम से बन रहे हैं। सबसे पहले माँ, उसके बाद बच्चा। अगर माँ हेल्थ ही होगी तो बच्चे की केयर करेगी। क्या बात है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और सवाल ये उठता है कि एज के हिसाब से ज़रूर बता दें कि हाइट क्या होनी चाहिए। काफ़ी लोग परेशान ये होते हैं कि उनको ये समझ नहीं आता कि बच्चे की किस एज पे क्या हाइट होनी चाहिए। अगर वो परेशान होते हैं तो परेशान होना सही है, मगर ये हमको समझ आ जाए, वो एक चार्ट बता दें कि किस एज में बच्ची की किस हाइट तक
ना बढ़ने पे ये परेशान हो? देखें उसमें ना एक स्पेशल चार्ट्स होते हैं जो कि ख़ास डेविएशन के साथ प्लॉट करते हैं, वो डॉक्टर्स या नर्सेज ही बेहतर समझ सकती हैं उसको। लेकिन एक रफ़ आइडिया मैं दे देता हूँ कि बच्चे की ना 4 साल पे जब बच्चा पैदा होता है तो 50 सेंटीमीटर होती है हाइट होती है, फिर 1 ईयर पे 75 हो जाती है, फिर आस्ता आस्ता 4 ईयर पे हम लेते हैं 100 सेंटीमीटर। अच्छा, 100 सेंटीमीटर हाइट होती है, उसके बाद हर साल 5 सेंटीमीटर हाइट बढ़ती है। अगर उस लिहाज से उस एज फ़र्ज़ करें कि 6 साल एक बच्चे की उम्र है तो उसका 110 सेंटीमीटर होना चाहिए। लेकिन अगर उसकी हाइट 6 साल पे 90 सेंटीमीटर है या 100 है तो ही शुड कंसल्ट ए डॉक्टर पीडियाट्रिशियन कि उसको दिखाए, एंडोक्रिनोलॉजिस्ट को चेक कराए, डॉक्टर पीडियाट्रिशियन को चेक कराए, अपने जो प्राइमरी फिजिशियन है उसको चेक कराए कि जी बच्चे की हाइट नहीं बढ़ी, क्योंकि वो एज है जिसमें आप इंटरवेंशन करके, क्योंकि उसमें एक तो हम ग़िज़ा चार्ट हमने यहाँ पे लगा भी दिया गूगल से, इधर लिखा हुआ है, ये भी आप साथ साथ पढ़ते रहें जिस तरीके से डॉक्टर साहब ने बताया उसको चार्ट को अगर चाहें तो आप स्क्रीनशॉट ले लें, वरना आप गूगल करके भी आपको अवेलेबल हो जाएगा जिस तरह से डॉक्टर साहब ने बताया। अच्छा डॉक्टर साहब मुझे ये भी बता दीजिएगा कि जो मल्टीविटामिन्स हैं ये क्या बच्चों को मतलब हेल्प आउट करते हैं उनकी हाइट बढ़ाने के लिए? बाज़ नहीं बल्कि ज़्यादातर मॉम्स ने बच्चों को जो है ना मल्टीविटामिन्स में डाला हुआ है। कुछ लोग तो ऐसे जाते हैं फार्मेसीज़ और बोलते हैं कि जी वो इसका सिरप दे दो, बच्चे को भूख नहीं लगती। वो फार्मेसी वाला ना डॉक्टर है ना कुछ है, एवं ही दुकान खोल के बैठा है, उसने उठा के तो वो दे दी सिरप, वो बच्चे को पिलाई जा रही हैं। आयरन का सिरप पिलाई जा रही है कि हाइट बढ़ेगी, कैल्शियम का सिरप पिलाई, उससे उनकी पॉटी ग्रीन, ब्लू, ब्लैक, रेड, अजीब किस्म के कलरफुल बच्चों की मल्टी कार्टून कलर्स की जो है वो पॉटियाँ आना शुरू हो जाती हैं। तो इसके ऊपर बात करते हैं कि मल्टीविटामिन्स बच्चों के लिए ज़रूरी है कि नहीं है और डॉक्टर्स क्या कहते हैं। टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक, यू वाचिंग मॉर्निंग विद फिज़ा। हमने डॉक्टर साहब से ये पूछा है कि क्या मल्टीविटामिन्स ज़रूरी हैं बच्चों को उनकी हाइट बढ़ाने के लिए, क्या दे सकते हैं और दे सकते हैं तो किस एज पे और कौन कौन से, ये भी बताती हूँ। जी डॉक्टर साहब। हाँ जी, देखें उसमें मल्टीविटामिन बहुत ज़रूरी हैं, वो देने चाहिए। जैसे मैं बार बार ये कह रहा हूँ ना कि बैलेंस डाइट देनी चाहिए। तो उसमें ना हमारे जो है ना कुछ चीज़ें मेडिसिन के तौर पे, हाँ मतलब जो सिरप हो गए या गोलियां या चुइंग बच्चों के आते हैं ना गमीज के तौर पे जो मल्टीविटामिन टेस्ट बाज़ को अच्छा नहीं होता, बच्चे उसको एक्सेप्ट नहीं करते। अच्छा, उसमें आप दे सकते हैं लेकिन वो अकॉर्डिंग टू दी कंडीशन देना है। जब न्यूट्रिशन नहीं ना होती, जब बच्चे को डेफिशिएंट होता है तो उसमें एक चीज़ डेफिशिएंट नहीं होती, मल्टीपल चीज़ें, मतलब आयरन की भी कमी हो जाती है। आयरन भी हेल्प आउट करता है, कैल्शियम जैसे आप कह रही थी, कैल्शियम के अलावा मैग्नीशियम है, जिंक है, विटामिन डी है, विटामिन बी कम्प्लेक्स है, ये सारे अपने अपने तौर पे ये काम कर रहे होते हैं एक चीज़ को बूस्ट करने के लिए। तो उसको कमी के लिए आप दे सकते हैं, लेकिन एक ख़ास ज़्यादा देर के लिए दें तो उसकी टॉक्सिसिटी भी हो जाती है। अच्छा, हाँ, उसके नुकसान आने भी शुरू हो जाते हैं। एक शीशी अगर ले आए च्युइंग की अच्छे ब्रांड की बाहर से इधर उधर से तो दे सकते हैं हम? देखें वो मोस्टली ज़्यादा नहीं देनी चाहिए, कहते हैं ले लेते हैं, कंसल्ट करनी चाहिए, कंसल्ट करके देना करना है। चाहिए। अच्छा। क्योंकि कुछ चीज़ें अगर आप बार बार देंगे ना तो वो फिर बच्चे के लिए, क्योंकि ना आजकल ना सोशल मीडिया का बड़ा दौर है, हर बंदा ना इवन के आप देखेंगे, आपने देखा होगा लोग ये फॉलो भी करते हैं कि जो कुछ कह देते हैं ना, वो चाहे हकीम है, चाहे कोई सोशल वर्कर है, वो भी डॉक्टर बना हुआ है, इवन के जो क्या कहते हैं जिनके पास कोई सर्टिफाइड चीज़ भी नहीं है, वो भी कुछ कह देती हैं। तो फीमेल्स जो माएँ होती हैं क्योंकि डरी होती हैं, वो चीज़ें शुरू करा देती हैं। ठीक है, तो जब तक एक सर्टिफाइड MBBS डॉक्टर या कोई पीडियाट्रिशियन या कोई एंडोक्रिनोलॉजिस्ट या कोई फैमिली फिजिशियन आपका मतलब कि कोई सर्टिफाइड बंदा आपको ना ये ना कहे कि जी आप अपनी ये चीज़ें लें। हम कहते हैं, एडवाइस करते हैं माँ बाप को, जैसे कि अब बच्चों में आयरन की कमी हो जाती है, माएँ दूध बड़ा शौक से पिलाती हैं, और कुछ खोना हो दूध पिलाती रहती हैं कि जी दूध पिला दिया, मैंने अपना काम कर वो दिया। गैस के मरीज हुए होते हैं बच्चे, आप यकीन करिए छोटे छोटे बच्चे भी जब उनको पाउडर मिल्क में या उस पर पिला देते हैं, बोतलों से पिलाती रहती है, उन बच्चों को जैसे ही गोद में उठाओ ना, ऐसे जैसे आपने बच्चा गोद में उठाया सबसे पहले उसका गैस पास हो जाता है। हाँ जी, तो उसमें आयरन की कमी हो जाती है। उसमें हम रिकमेंड करते हैं, लेकिन वो कितनी ड्यूरेशन के लिए देना है, कितना देना चाहिए, कैसे देना चाहिए, ये डॉक्टर ही बता सकता है अच्छे तरीके से। लेकिन डाइट पे तवज्जो दें। और इसके अलावा ना ये सिर्फ ज़रूरी नहीं कि सिर्फ न्यूट्रिशन ही असर करती है हाइट पे, कुछ बीमारियां भी ऐसी हैं जो कि बच्चे की हाइट नहीं बढ़ने देती। कौन सी? जैसे कि थायराइड का मसला हो बच्चों को, जिनको हाइट सही तरह काम ना करता हो, उसकी वजह से ये कॉमन हो सकता है। अच्छा, थायराइड पेशेंट्स जो बच्चे हैं उनकी हाइट नहीं बढ़ती? हाइपोथायराइडिज्म इसको कहते हैं। अच्छा। इसके अलावा जैसे कोई भी क्रोनिक बीमारी हो, जैसे कि किसी बच्चे के दिल में सुराख है, अच्छा, उनकी भी नहीं उनकी भी नहीं बढ़ती। जिनके बच्चों को गुर्दों का मसला है, जिगर का मसला है,
डायरिया लगा रहता है बार बार। अच्छा, ठीक है, तो उनकी माइग्रेन प्रॉब्लम्स भी बहुत पाई जा रही है छोटे बच्चों में। यानी 7, 8, 9 साल के बच्चे लाइटों से चीख रहे होते हैं, चिड़चिड़े हो जाते हैं। जी जी, वो तो हाँ जी, ये तो मोबाइल की तो दूसरा है, लेकिन ना ये क्रोनिक बीमारियों की वजह से बच्चों की हाइट नहीं बढ़ती। क्रोनिक बीमारियां जो, ठीक है, तो उसकी वजह जो वो भी चीज़ें देखनी होती हैं। ठीक है। और ना और फिर ये जो बैठे रहते हैं मोबाइलों पे लगे रहते हैं बच्चे, आईपैड पे लगे रहते हैं, सामने टीवी चला के, उसकी वजह से भी क्या हाइट इश्यूज हो रहे हैं? क्योंकि एक्टिविटीज उतनी तो है नहीं जितनी बैठे रहते हैं। नहीं, एक्टिविटीज़ तो आपके देखें, एक्टिविटी करेंगे आपको भूख लगेगी, भूख लगने से आप ज़्यादा डाइट लेंगे तो इट विल वर्क। ये इनडायरेक्टली मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन आप ये कहें ना कि सिर्फ कुछ लोगों में जी लटकते रहें, लटकें, आप क्या कि स्ट्रेचिंग करें, इससे हाइट बढ़ती है, इससे कोई एविडेंस नहीं है। लेकिन आप इसका इनडायरेक्ट एविडेंस ये है कि जब आप वर्कआउट करते हैं, खेलते हैं बच्चों के साथ, जब बच्चे आपस में खेलते हैं तो वो ज़्यादा डाइट मांगते हैं, ज़्यादा भूख लगती है, ज़्यादा भूख लगती है, ज़्यादा खुराक खाते हैं, ज़्यादा खुराक खाते हैं तो उनकी हाइट बढ़ती है। मतलब कि इनडायरेक्टली आप कह सकते हैं, कह के ये सिर्फ एज ए कि जी लटकने से इसकी हाइट बढ़ जाएगी, ये नहीं होता, नहीं, ये एविडेंस नहीं है। सारी चीजें एक साथ एक्टिविटीज की है, तो इनडायरेक्टली होता है कि भूख लगने की वजह से वो डाइट ज़्यादा लेते हैं, न्यूट्रिशन ज़्यादा लेते हैं, इससे इनकी हाइट गेन हो जाती है। मुझे बताइए, इनहेरिटेड भी होता है ये प्रॉब्लम? अगर बाप का कद छोटा है, माँ का कद लंबा है, लंबा मीन्स नॉर्मल है, और बाप का कद काफ़ी छोटा है, तो क्या आगे जो बच्चे पैदा होंगे वो इस तरह से छोटे कद के पैदा होंगे? डेफिनेटली ये होता है, चांसेस होते हैं। जेनेटिक्स देखिए, जैसे 4-5 बच्चे, उनमें से एक आध बच्चा तो चलो नॉर्मल हाइट का हो जाएगा, बाकी छोटे ही होगा, ऐसा था। वो मैं ये कह चाह रहा हूँ, देखें जेनेटिक्स, हम कहते हैं ना कि इसकी शक्ल उस पे गई है, इसकी शक्ल उस पे गई है, बेटी की माँ पे चली गई, बेटे पे बाप पे, इस तरह ये बेसिकली जीन्स हैं, जेनेटिक्स है, जेनेटिक डेफिनेटली वर्क। अच्छा, हाँ जी, उसमें ये होता है कि हम माँ और बाप दोनों का कद लेते हैं। अच्छा, उसके फिर एवरेज निकाल के मेजर करते हैं, प्लॉट करते हैं, उसके मुताबिक बच्चों की हाइट होती है। अगर शाहरुख खान का बेटा तो उससे लंबा निकल गया, सैफ अली खान का कद भी छोटा, उसका भी बेटा उससे भी लंबा निकल गया, तो इन लोगों ने कोई मल्टीविटामिन्स, कोई प्रॉपर ट्रीटमेंट बच्चों की ग़िज़ाओं में कोई चेंजेस, ऐसी एक्टिविटीज़ करवाई हैं? मैं वही आपको बताने लगा हूँ। सेकंड चीज़ होती है क्वाइट एनवायरमेंटल। उसमें होता है कि आप बच्चों की इसका एनवायरनमेंट, ये एक मतलब मुख्तलिफ चीज़ें, स्ट्रेस एक बहुत बड़ा फैक्टर है। जो बच्चे, जो माएँ या जो बाप अपने बच्चों के साथ नहीं खेलते, उनको डिप्रेशन की वजह से भी कद नहीं बढ़ता। अच्छा, जी हाँ जी, ये भी एक फैक्टर है। और इसके अलावा आपने एक वो सुना होगा कि हनी बी जो होती है, एक मलका होती है उसमें जी, तो उसमें उसकी जो डाइट होती है ना, वो बड़ी स्पेशल डाइट होती है, जिसकी वजह से वो उसकी मलका बनती है, वो उस पूरे नेस्ट की। अच्छा, इसी तरह अगर आप एक अच्छी डाइट देंगे बच्चे को, एक प्रॉपर डाइट देंगे, तो बच्चे की हाइट डेफिनेटली मतलब भले पेरेंट्स में कोई छोटा मोटा कद है किसी का, कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर अच्छी डाइट और बच्चे की अच्छी नशोमना करेंगे तो उनमें से बैलेंस हो सकता है। एक होता है एपिजेनेटिक्स। अच्छा, एपिजेनेटिक्स ये होता है कि आप उस जीन्स को काम करें जिनके ज़्यादा मसलन कि आप उसकी डाइट अच्छी कर दें, उसकी एनवायरनमेंट अच्छा कर दें, उसकी फ़िज़िकल एक्टिविटी अच्छी कर दें। अब देखें, हम उनको तो ये खाने पीने का तो कोई मसला नहीं है ना, उनकी क्या कहते हैं डाइट, एक हमारे मुल्क में तो होता है ना कि जी जो अच्छी प्रायोरिटी वाली चीज़ें होती हैं वो बाहर एक्सपोर्ट कर देते हैं, जो टॉप क्लास चीज़ें हैं खाने की, जैसे आम है आजकल आए, हमने तो अपने अच्छे इंसान भी सारे मुल्क से बाहर एक्सपोर्ट कर दिए। इसके लिए अच्छी डाइट और हेल्दी डाइट खाने का बड़ा असर। अच्छा, लास्ट सवाल, ये वैसे सवाल बनता नहीं था उसमें भी, अब किसी का कद है ही छोटा, कोई ऐसा इंसान जिसकी हाइट ही छोटी है, वो एज भी उसकी निकल गई, ठीक है, अब उसने कद बढ़ाना है, अब उसकी एज कोई 38-39 हो गई है, ठीक है, अब उसने अपनी हाइट बढ़ानी है, वो कैसे बढ़ाए और डॉक्टर बताए कैसे बढ़ानी है? मुझे नहीं पता, आपने हल बताना है, मैं तो अपने सारे देखने वालों को बताना चाहती हूँ। देखें, उसमें अक्सर आपने देखा होगा, अक्सर यूट्यूब पे ये जो होता है जी, ये जूते पहन लें, ये पहन लें, ये खा लें, वेरी लेस लाइकली, मतलब इतना कद नहीं बढ़ता उसका, नहीं बढ़ेगा, नहीं बढ़ेगा। कोई ऐसी कोई कहानी, कोई खिंचाओ, कोई लटके पटके, कुछ देखें, डाइट शाइट कुछ नहीं? डाइट आप ले सकते हैं, लेकिन देखें इसमें होता है कि ना, एक होती है आपकी एक्चुअल उम्र, एक होती है बोन की उम्र, एक होती है बोन एज, हम इसे अच्छा, बोन एज। उसमें होता है कि एपिफिजियल क्लोजर हो जाता है, कि हम कहते हैं कि हड्डियों के जो बढ़ने की वो है, वो जुड़ गई है, अब हड्डियां से ज़्यादा नहीं बढ़ेंगी, बोन एज खत्म हो जाती है, बोन एज मतलब बोन एज बढ़ जाती है, एपिफिजियल क्लोजर हो जाता है, हाँ। जिससे फिर हाइट अगर बढ़ेगी तो 1 इंच मैक्सिमम 1 to 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर बढ़ जाएगी, इससे ज़्यादा नहीं बढ़ सकती। थैंक यू सो मच डॉक्टर शहराम तबस्सुम, आपने हमें बहुत अच्छा गाइड किया। और आखिरी में छोटी सी गाइडेंस मैं आपको देना चाहूँगी, आप लंबे हैं, छोटे हैं कद के, दरमियाने कद के हैं, जैसे भी, या ओवर कद के हैं, जैसे भी कद के हैं,
टेंशन ना लीजिए, डिप्रेशन ना लीजिए, क्योंकि टेंशन डिप्रेशन अगर आपने अपनी हाइट किया, कॉन्फिडेंस अपना लूज़ कर दिया, आप मज़ीद दूसरी बीमारियों की तरफ पड़ जाएंगे जो कि आपको होनी नहीं थी, आपने ज़बरदस्ती इसकी वजह से करवा लेनी है। अब आपने दुनिया को इसी तरह से अपना जीतना है जिस तरीके से अल्लाह ताला ने आपको डिज़ाइन किया है, बनाया है, अब इसी तरीके से आपने दुनिया को फ़तह करना है। एक चीज़ की कमी से ज़रूरी नहीं है कि आपकी बाकी जो चीज़ें अच्छी हैं आप उनका इस्तेमाल ना करें या उनके बारे में अच्छी बात ना सोचें, उनसे अच्छा काम ना लें। बाकी जो आपकी अच्छी जिस्म में आगन जो चीज़ें, जो खूबसूरती, जो आपके अंदर आपके अंदर एक काबिलियत है, उन सब का इस्तेमाल कीजिए और इस दुनिया को फ़तह कर लीजिए और खुश रहें। ठीक है, एक ब्रेक के बाद मिलते हैं। वेलकम बैक, यू वाचिंग मॉर्निंग विद फ़िज़ा और डॉक्टर अरीज हमारे साथ मौजूद हैं। आज मैं इनसे एज डॉक्टर बात नहीं करने वाली, आज मैं इनसे बहुत डिफरेंट टॉपिक पे बात करने वाली हूँ और ख़ुद भी हैरान हो जाएंगी कि बुलाया मुझे किस काम के लिए, तो बात कौन सी कर रही है। मगर बहुत अच्छी सहेली है मेरी, बहुत अच्छी बात करती हैं, बड़ा घर गृहस्थी लेके चलने वाली हैं, घरेलू औरत भी हैं, और मैं एक इनका जो दूसरा साइड है उसको मैं ज़रा आप लोग के सामने लेकर आना चाहती हूँ कि मेरा टॉपिक बड़ा डिफरेंट है, बड़ा मज़े का। यू कैन कॉल ऑल्सो, लाइव कॉल्स भी हम ले सकते हैं प्रोग्राम में। अच्छा डॉक्टर अरीज, आज हमारा मौजू गौर से सुनिएगा, बड़े मज़े का। ये जो घर में हमारे मेहमान आते हैं, ठीक है, जो मेहमान हैं वाइस रहमत है, मुझे तो बहुत पसंद है। घर में रहमान, मतलब कोई भी मेरे मेहमान आ जाए, रहमान कहने लगी मैं, घर में रहमान आ जाए घर में रहमान बाबा नहीं, मेहमान आ जाए ना तो उसके बाद बरकत बड़ी खुल के आती है। ये इतनी मेरी आजमूदा चीज़ है। अन्नी जिया पैसा आता है, अन्नी जिया काम आता है, इसमें कोई शक नहीं। मगर दूसरी बात मैं आपको बताऊँ, ये एक मिथ है कि मेहमान आएगा तो रहमत आएगी। मेहमान जब आता है ना तो वो साथ में सेहत लेकर आता है, हम सबकी सेहत लेकर आता है, और हमारी जितनी बीमारियां हैं ना उनको अपने साथ ले जाता है। ठीक है, ये मेरी बहुत अच्छी रिसर्च है, मैंने काफ़ी हमारे आलिम हैं, लोग हैं, साहिब इल्म हैं, उनसे भी पूछा और ये प्रैक्टिकली मैंने देखा कि मेहमान आते हैं तो सेहत लेकर आते हैं। मगर चलें, हम ये बात करना चाह रहे थे कि जो मेहमानों से लोग बड़ा घबराते हैं, परेशान होते हैं, चिढ़ जाते हैं। ठीक है, अगर आप किसी को फ़ोन किए बगैर चले जाएं किसी के घर पे तो वो आगे से दरवाज़ा नहीं खोलते, बल्कि आपको फ़ोन करके कहते हैं यार तुम्हें आने से पहले बताना तो चाहिए था, बल्कि बुरा मनाते हैं कि तुम क्यों, हम तो आगे कहीं जा रहे हैं, आपने हमें क्यों नहीं बताया। ऐसे क्यों हालात हो गए हैं? अब मेहमान को एज रहमत क्यों नहीं लिया जाता? अरे ओवर टू यू, बताइए। जी, मेरे अपने ख्याल में अब ये कि मेहमान की जो खातिरदारी है उसकी हैसियत के मुताबिक की जाती है। कि अगर आपको लग रहा है कि जी वेल ऑफ है तो बड़ा अच्छा उसको पूछा जाएगा, और अगर आपको लग रहा है कि बेचारे को इतना ज़्यादा अफोर्डिंग नहीं है तो उनके हिसाब से पूछा जाता है। बाज़ दफ़ा फिर ये होता है कि उनका कुछ पीछे बैकग्राउंड भी चल रहा होता है, उन मेहमानों का एक हिस्ट्री होती है ना कि जो पहले आए उन्होंने क्या किया, पिछली दफ़ा क्या किया, वो आपको याद रहता है। हाँ, वो इतनी अच्छी यादें दे जाते हैं, मतलब हर मेहमान का हमने खाता रखा हुआ होता है, मतलब नेचुरली होता है ना। आप देखिए जो भी जा रहा है वो अपने नक्श छोड़ के जा रहा है ना। ठीक है, ठीक है, जो एक दफ़ा आया आपने उसका जिस तरह भी किया आपको याद रहेगा कि उसने क्या किया, उसको भी याद रहेगा कि आपने क्या किया। कोई मेहमान आपकी महंगी एक टी सेट की कोई प्याली तोड़ गया तो आपको याद रहेगा यार ये मेरी इतनी महंगी टी। अच्छा, आगे दूसरे मेहमानों को भी बताएंगे, हमारे पिछले मेहमान आए थे, मेरा ये सॉरी एक कप कम है, हमने नया रख दिया, वो इसका जो एक कप था ना तुम दुबई से लेकर आई थी, बच्चे ने तोड़ उनके दिया। बच्चे ने तोड़ दिया। यार सोचो, बच्चों को रोकना तो चाहिए, हमारे घर के बच्चे ऐसे नहीं है। ले नहीं, ऐसा भी होता है सीरियसली, मैंने ऐसे लोग भी देखे और ऐसी ख़वातीन देखी हैं जो बड़ा प्यारा डेकोरेशन पीस बन के खुद वो देख रही होती है कि उनके बच्चे क्या कर रहे हैं। अच्छा, और वो इंजॉय कर रही होती है अपने घर में, नहीं आपके घर आके वो बिल्कुल इंजॉय कर रही होती है कि अच्छा उनके बच्चे ने देखो मेरा बच्चा कितना शरारती है वो देखो उसे तोड़ दिया, ये तो रुकता ही नहीं है। अच्छा, बहुत सीन ऑन रहता है, बड़ा मज़े का। मतलब मेरे साथ तो ख़ास तौर पे ये भी होता है कि जिस वक्त बहुत सारे मेहमान आते हैं तो उनके दिमाग में ये चल रहा होता है अच्छा हमने प्रोसीजर्स कौन से करवाने हैं इनसे। तो एक तो चलो मेहमानदारी तो चल ही रही होती है, साथ दूसरा उनके दिमाग में होता है अच्छा मुझे भी यही होता है कि अच्छा यार चलो मेहमानदारी इज़ फाइन, ठीक है, आई एम हैप्पी विद दैट, मुझे कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन वहाँ आके जहाँ किसी को ये लग रहा होता है कि हमारे प्रोसीजर्स फ्री ऑफ कॉस्ट हैं तो वो नहीं होते हैं, चाहे मैं अपने ऊपर भी करूं। अब जाहिर है अगर मैं बोटॉक्स ले रही हूं तो मैं तो नहीं बनाती ना, ऐसे ही मैं फिलर्स भी नहीं बनाती, तो वो जाहिर है मुझे चीज़ें खरीद के करनी है, ऐसे ही है। तो वो बड़ा एक मसला बन जाता है बाज़ दफ़ा कि जिसका कोई आके कहेगा ना चाहिए देखे ना आपको नज़र आ रहा है मेरे इधर झुर्रियाँ, इसके लिए क्या करना चाहिए। मैं कहूँगी अच्छा बोटॉक्स है आपके पास? अच्छा, घर पे कर दो है आपके पास? जी है। अच्छा कितने का होता है? जी इतने का होता है। आप हमसे तो नहीं ना लेंगी। हाँ, ये भी कहानी होती है। हाँ, ये क्योंकि बिल्कुल तो होता आपका जॉब है, आपकी चीज़ें आपने खुद आगे से ख़रीदनी है,
तो वो उसकी पेमेंट कौन करेगा, जो आपने खुद आगे बस पे वो- करना है? वो यही होता है ना हमारे यहाँ, हम प्रोडक्ट तो आपने भी buy बाहर करना है। वाले आते हैं ना, पहले साली आधे घर वाली होती थी, आजकल मेहमान पूरे घर वाला होता है। पूरे घर वाले होते हैं। अच्छा, आपने कभी कोई मेहमान आपके घर आया हो, आपने कभी किसी से पूछा है हाँ जी जाना कब है? और वैसे मैंने कभी पूछा नहीं है, दिल करता है बाज़ दफ़ा हाँ अंदर से यस। कि जाना? हाँ, मुझे ख़ास तौर पे ज़्यादा ये होता है जब कोई बहुत ज़्यादा मेस क्रिएट होना शुरू हो जाए। मेरे से आमतौर पे नहीं कहा जाता कि अच्छा ये ना करें या वो ना करें, या मैं किसी के बच्चे को मना करूं कि अच्छा वो ये क्यों कर रहा है। मुझे ये होता है अच्छा खुद मना कर लें, लेकिन जब चीज़ें लिमिट से बाहर होने लग जाती हैं फिर कितने दिन के बाद ये फीलिंग्स आना शुरू हो जाती है आपको? 4 से 5 दिन के बाद। 4 से हाँ, 5 दिन के बस मतलब उसके बाद बस हो जाती है। क्योंकि एक दफ़ा मुझे याद है हमारे एक मेहमान है, वो काफ़ी मतलब एक्सटेंसिव एक फैमिली है, और वो मेरा ख्याल है आप सोचें कि तकरीबन वो थे कोई 23-24 लोग इकट्ठे। अच्छा वो रहे, सब कुछ हमने किया भी। अच्छा आप सोचें कि खाने का तकरीबन जो मेन्यू चल रहा है जी, पाए हमने बनाए, कढ़ाई वगैरह बनाई, साथ दाल चावल भी थे, साथ एक सब्ज़ी भी थी, ये सारा कुछ बना हुआ। और खाने के बाद उन्होंने कहा 1 घंटे के बाद बारबेक्यू ना कर लें। मज़ा नहीं आया, उस बंदे ने नान नहीं अच्छे लगाए हुए थे। अच्छा अब सिर्फ नान ना अच्छे होने की सज़ा मुझे ये मिलेगी कि मैंने पूरा बारबेक्यू भी अरेंज करना है। हाँ। तो मतलब इस तरह के भी करैक्टर्स होते हैं वहाँ पे। और फिर मुझे आके एक बंदी कहती है, वो भी देर के बाद मिली, तो क्लिनिक देखा, फिर घर आके मुझे देखा। अच्छा मेस भी सारा उनके अपने बच्चों ने क्रिएट किया हुआ है। तो मुझे कहती है क्या बात है, आपका घर पे ध्यान नहीं है या आपको टाइम नहीं मिलता? और मैं ये सोची जा रही हूँ कि मैं जब ये आई थी तब तो अच्छा खासा डेकोरेटेड था, अब ये तो सारे मतलब लिटरली मेरे डेकोरेशन पीस किसी ने यहाँ से उठा के ऊपर अलमारियों पे रख दिए। हाँ मतलब सीरियसली कुछ चीज़ें किचन के अंदर पड़ी हुई हैं, लिटरली कुछ चीज़ें वॉशरूम में से हमने कलेक्ट की। हाय अल्लाह, ये क्या कह रहे थे? हाँ। अच्छा वैसे एक और सवाल मुझे बताएं कि ये जो मैके से मेहमान आते हैं उनकी तो बड़ी आवभगत हो रही होती है, मगर ये जो मेहमान ससुराल से आते हैं ये बड़े अजाब लग रहे होते हैं, ये बड़े वजन वाले लग रहे होते हैं, ऐसा क्यों होता है? मेरा उल्टा है। आपका उल्टा है? मगर आपने अपना सिर्फ नहीं बताना, आपने बाकियों का भी बताना है। सीरियसली मेरे ससुराल में जनरल बात भी हो ना। आई एम वेरी हैप्पी, ठीक है, क्योंकि माशाल्लाह मतलब हमारा बॉन्ड ऐसा। आपने भाग के शादी की थी क्या? नहीं वैसे अगर मैके वाले इतने पसंद नहीं है और ससुराली इतने आपको चाव वाले हो गए। नहीं असल में होता है ना लड़कियां जब मैके से तंग आ जाती कि जल्दी बस कहीं पे भी शादी हो जाए, मैं मैके से निकलूं। प्रेशर होता है ना हर चीज़ का, ऐसा तो नहीं था? मेरे साथ मेरा थोड़ा सा ये है कि मतलब ज़्यादा हम सारे बहुत पढ़े लिखे हैं ना, तो मतलब ज़्यादा पढ़े लिखे तो फिर उसके अंदर ये होता है कि मतलब जो बाहर से आ रहे होते हैं उनको ये होता है कि ये मिनरल वाटर है, इसको बॉयल किया दोबारा, तो वो एक्सरसाइज ज़रा ज़्यादा लंबी हो जाती है। अच्छा हाँ मतलब जो आपके बाहर से गेस्ट आते हैं वो एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, जो दूसरे मुल्क से आ रहे होते हैं कि अच्छा अब जो मिनरल वाटर है उसको भी आप बॉयल करके दें। ये आपके पास सैनिटाइजर्स हैं, ये सरफेस क्लीन है ना, ये सही मॉप लगाया है ना, तो मतलब ये भी चीज़ें हो रही होती है ना। और मेरे लिए ससुराल हम बहुत खुले हैं, हम मतलब मेरी अगर नंदे आ रही हैं वो साथ हमारा इकट्ठा काम हम कर रहे हैं, हम इंजॉय कर रहे हैं, जिधर दिल कर रहा है बैठे हैं, वो उनका ऐसा कोई नहीं है। मेरे तो घर में भी ओवरसीज से मेहमान आए हुए थे, उनसे तो मैंने कूड़ा भी बाहर फेंकवाया है, जो सबसे साफ सी बात है। नहीं मेड छुट्टी पे थी तो सफाई भी साथ करवाई है, झाड़ू तपड़ी पोछा बाथरूम सब साफ करवाया मैंने। बड़े अच्छे थे। हाँ तो मुझे तो बहुत अच्छे मेहमान मिल गए और काफ़ी टाइम के बाद आया। मैं और फराल रो रही थी कि ये जा क्यों रहे, तो खैर एक अगली दफ़ा मेरी तरफ भेज दीजिएगा। आपकी किस्मत खराब ही है इस मामले में। एक ब्रेक के बाद मिलते हैं जी। वेलकम बैक। बाद में भी हो सकता है ना मुंह में। मेरी ये टीम है ना मेरी, मेरा कोई लिहाज नहीं करती, नाश्ता करना हराम है, अब देख ले मेरा। अच्छा खैर कितनी बुरी बात ये हो रही है कि मेहमान जो है वो रहमत होती है, बाई से रहमत, मगर वो जहमत क्यों बन जाती है, क्या वजूहत होती है, इस पर हम बात कर रहे थे अरीज से। अच्छा अरीज, हम बात कर रहे थे मैके की, ठीक है ना, आपने तो उल्टा अपना हिसाब बता दिया, मगर मोस्टली जो असल बात है हमने देखने वालों को भी जवाब देना है। हाँ। ये जो मैके से लोग आते हैं हम उनकी बड़ी खिदमत करते हैं, मगर जब ससुराल से कोई बंदा आ जाए और रह जाए आके, तो हमें बस खौफ तो रही होती है कि हम ये भी शेयर करना शुरू कर देते हैं। जो ख़ास तौर पे औरतें होती हैं वही कहती हैं तुम्हारा वो भाई आया है, मुझे ना दुपट्टे के बगैर बाहर निकलना पड़ रहा है, कमरे से निकलो तो लाउंज में बिल्कुल मेरे कमरे के सामने यूँ मुँह करके बैठा हुआ होता है, आंखें खोल के। देखो अच्छा नहीं लगता, प्राइवेसी होती है, मर्द है, इसको बोलो किसी और के घर में कोई होटल जाके रह ले, 4 दिन रख लिया हमने,
और रोज़ किचन में खाना बनाने जाओ तो भाई मैं कभी बिना जो बच्चे होती हूँ, मैं कभी किस हालत में होती हूँ तो आके ना शुरू हो जाते हैं, भाभी 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 क्या बन रहा है, तो मैं इतनी फ्रैंक नहीं हूँ प्लीज़, तो ज़रा आप समझाएं भाई। अच्छा दूसरा, अगर कोई बहन आ गई तो उसके साथ भी शुरू, वही वो किचन में आके मुझे कह रही थी कि तुमने ये ठीक नहीं रखा, वो ये कहती है फानूस यहाँ से निकाल के कमरे में कहीं और लगवा लो। मेरा भाई बड़ा कमज़ोर हो गया, उसका ख्याल नहीं रखती। हाँ तुम उसका ख्याल नहीं रखती, तुम उसको ये खिलाया करो, तुम उसका वो खिलाया करो, अगर तुम्हें इतना ही प्यार है तो तुम रख लो, तुम ख्याल रख लो, तुम वेली घर में वेली बैठी रहती हो, तुम ख्याल रख लो। हाँ देखो बच्चे भाभी कितने कमज़ोर तो कर दिए ना। ये क्या मसले हैं, ज़रा बताएं ना। मुझे यही लगता है कि जाहिर है कि आपने पहले से ये एक चीज़ बांधी हुई है कि आप रिश्तों के अंदर आपने बैर बांधा होता है पहले से ही, कि आपको लगता है कि अच्छा ये आपने डिफ्रेंशिएट किया है कि उसके बहन भाई हैं, ये मेरे बहन भाई हैं, वो आपके बहन भाइयों को उस तरह ओन नहीं कर रहा होता, आप उसके नहीं कर रहे होते। दूसरा एक जो इंटरफेयर करने का एक होता है ना कि वो मतलब हर मामले के अंदर बोलना, वो शायद मुझे लगता है कि बहुत सारी ख़वातीन का ये मसला होता है कि हाँ जो क्योंकि ज़ाहिर मेरे पास और जब लोग आके बात करते हैं, खैर मेरी नंदों ने तो मेरे से ये मज़ा ही छीन लिया हुआ है कि मैं उनके बारे में कोई बात कर सकूँ, मेरे पास तो कुछ होता ही नहीं है ससुराल वालों की बुराई करने के लिए। लेकिन मैं ज़ाहिर औरतों की सुन रही होती हूँ तो वाकई बता रही हूँ कि अच्छा मेरी सास आई हुई थी, वो एक एक चीज़ में इंटरफेयर कर रही हैं, अच्छा ये इधर क्यों रखा हुआ है, ये तुम ठीक नहीं कर रही हो। अगर किचन के पूरे बर्तनों की सेटिंग बदल के चले जाते हैं। हाँ मतलब बच्चे अगर पैम्पर लगा रहे हैं, हमारे टाइम पे तो जी इस तरह हम ये लगाते थे, कपड़े लगाते थे, हम ये करते थे। हम बीवी अगर पार्लर निकली है तो फौरन उसके ना बेटे को बोलना शुरू किया, पार्लर इसको क्या इतने पैसे ज़ाया कर रही है, क्या जरूरत है, किसको दिखाना है, नहीं किसको क्या जमा दिखाना करती है, तुम्हारी मियां को दिखाना है यार। अच्छा मेरी बात सुनिए, तुम्हारी उड़ा रही है वो कमाई, उड़ा रही है कमाई, हराम में जा बर्बाद रही है, कर रही इतना है। खर्चा करती है। अच्छा दूसरा मेरी बहुत मजे की बात है, मेहमान आ जाते हैं घर पे, कोई नई कोई ऐसे रेस्टोरेंट खुला हो, कोई नए खाने पीने की जगह खुली हो या कोई कपड़े, हंसते हंसते बैठ के बोल जाएंगे हाय वो जगह नई खाने की खुली है, वहाँ का पिज़्ज़ा बड़ा मशहूर है, इटालियन पिज़्ज़ा मिलता है यार, चले क्या करते हो, प्लान बनाए चले। नहीं अभी तो मेरा दिल नहीं है, जब आपकी तरफ आऊंगी ना तब चलेंगे। ये जवाब देना चाहिए, ये जवाब देना चाहिए जब आपको हंसते हंसते कोई इस तरह की बात बोले यार। अच्छा हाय रात के 2 बजे होंगे, एकदम से कहेंगे यार छोटा गोश्त खाने का दिल है, मतलब देसी घी डाल के छोटा गोश्त, हमारी तरफ ही दिल करता है, हमारी तरफ भी दिल करता है आपका, अपनी तरफ आपको छोटा गोश्त याद नहीं आता ये असल में मेहमानदारी मुश्किल भी है ऑनेस्टली फिजा इसीलिए हो गई हुई है क्योंकि पहले वक्त में अगर लोग आते थे ना तो घर में जो पकड़ा उन्होंने खा लिया। अब आपने पूरी स्कैनिंग करनी होती है, हिसाब किताब रखना होता है कि अच्छा किसने क्या खिलाया और क्या किया। अच्छा वो मज़े की बात बताती हूँ, खैर ये तो घर की बात है। मैं आई वॉज इन एमरजेंसी में एक हॉस्पिटल में आई वॉज डूइंग द ड्यूटी, गवर्नमेंट हॉस्पिटल था। तो आमतौर पर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ना फंक्शनल के केसेस बहुत आते हैं जिसमें हम ये कहते हैं कि जो बच्चियाँ या बच्चे एक्टिंग कर रहे होते हैं कि जी हम बेहोश हुए हैं या तो उसको हम फंक्शनल के केसेस कहते हैं। अच्छा उस दिन इत्तेफाक से ना इमरजेंसी में अच्छा इसके बाद भी मैं शो करूँगी, मुझे शो मिल गया कंटेंट यार। 3-4 लिटरली ना उस दिन फंक्शनल के केस मैंने देखे। अब एक जो अब फंक्शनल के केस हम क्या करते हैं कि जो पानी वाला टीका होता है ना वो सबसे ज़्यादा हम उसको गोल्डन इंजेक्शन कहते हैं, वो आपकी चीखें निकलवा देता है, यानी कि जो बड़े से बड़ा भी एक्टर होगा ना उसकी चीखें निकल जाती हैं, फौरन उठ के बैठ जाएगा। हाँ। अब वो बेड पे बच्ची बैठी हुई और उसको उन्होंने लगाया, अच्छा वो उठ के बैठ गई। अच्छा वो उठ के बैठ गई तो हम उसे कह रहे हैं और उसने उसके बाद ना चीज़ें मंगवानी शुरू कर दी, वो खाई जा रही है। अच्छा 10 मिनट को आप लोग बता देते हैं। हाँ मतलब उसमें उसको हम हमारा था कि बेड खाली करे और पेशेंट्स आ निकले, हाँ यार। तो कहती है नहीं मैं तो नहीं जाना, मैं तो देखना है जिन्हों का मैं पता लैन गई सी वो मेरा पता लैन आंदे कि नहीं वो आन के मैं उठाऊंगी। मैं कही यार वो ना आए 2 घंटे ना आए 4 घंटे ना आए तो ये यही बैठी। आखिरी में आपसे ये जरूर जानना चाहूँगी कि अब अगर हम किसी के घर में गेस्ट बन के जाते हैं, ठीक है, तो क्या हमने कौन से जो उसूल हैं उनको अपनाना चाहिए और उनके साथ घर जाना चाहिए? वो कोई 4 उसूल हमें बेस्ट 5 उसूल बता दें देखने वालों को। दिस इज़ योर कैमरा। चलें जी। एक तो ये कि सबसे ज़रूरी बात ये कि आप इन्फॉर्म करके जाएं, ये सुन्नत भी है, ठीक है, इसमें कोई हर्ज नहीं है। अगले का कोई प्लान हो सकता है, इज़्ज़त के साथ जाएं ताकि आपको इज़्ज़त के साथ रिसीव किया जाए और फिर इज़्ज़त के साथ रुखसत करके अगली दफ़ा भी उतनी इज़्ज़त के साथ आपको मिला जाए। तो दूसरा ये है कि देखें उनको भी आप अपने जैसा इंसान समझें। आप ठीक है बहुत अच्छी बात है कि आप अगर जितनी भी देर के लिए आ रहे हैं लेकिन फिर वो कैलकुलेशंस ना करें कि इन्होंने क्या पकाया क्या नहीं पकाया। जो घर के अंदर सब कुछ मिल रहा होता है उसको वेल किया करें और ये भी सोचा करें कि अगर आप ये सोच रहे हैं कि उसने क्या पकाया फिर उसने भी यही सोचना है कि आपने क्या पकाया। तो ये वाइस वर्सा होता है, आप अगले के साथ वही सलूक करें जो आप चाहते हैं कि आपके साथ किया जाए। खासतौर पर उनके घर जाके उनके नौकरों को बुराइयां मत करें। हाँ या उनकी टोन आ ले, बिल्कुल कितने बजे जाते हैं कितने बजे आते हैं, कौन कौन इस बच्चे की शादी कर दे, इसकी शादी की
नहीं हुई है, तू घर बैठी इसके हुई है। बच्चे क्यों नहीं हो रहे या फलाना नहीं हो रहा, उनकी देर से जात- क्यों उठते हो, जल्दी क्यों उठते हो, कम क्यों आते हो, ऐसे क्यों इस जाते हो। सारी चीज़ों को प्लीज़ डिस्कस ना किया करिए। उनकी ज़ाती ज़िंदगी, उसका ना आपकी सेहत पे कोई असर पड़ना है ना उनको कोई फ़र्क पड़ना है, आप गंदे ही होंगे बस। सुना बड़ा मजा है। मैं ये सोच रही हूँ इनको तो मैं ब्रेक पे भेज रही हूँ, मगर आपके साथ मैंने बड़ी बातें कर रही हूँ यार। एक बात करते हैं, शो खत्म करते हैं, हाँ बस ठीक है, बात खुल के बातें करते हैं। देख ले, मुझे आज कुछ नहीं पूछा आपने। मैं क्यों पूछूं, मैं आपसे वो चीज़ें पूछने वाली हूँ जो मेरा अच्छा, मैं आपको ये कहने वाली थी कि आपसे कल के शो में मुलाकात करते हैं। अभी मैंने बहुत सारी बातें करनी, आप भी अपने घर पे बैठ के ऐसी को बातें छेड़, मजा आएगा। ठीक है, खुदा हाफिज़। अरे तरह भी दिल करता है आपका, अपनी तरफ आपको छोटा गोश याद नहीं आता था। ये असल में मेहमानदारी मुश्किल भी है ऑनेस्टली फिजा, इसीलिए हो गई हुई है क्योंकि पहले वक्त में अगर लोग आते थे ना तो घर में जो पकड़ा उन्होंने खा लिया। अब आपने पूरी स्कैनिंग करनी होती है, हिसाब किताब रखना होता है कि अच्छा किसने क्या खिलाया और क्या किया। अच्छा, वो मज़े की बात बताती हूँ, खैर ये तो घर की बात है। मैं आई वॉज इन एमरजेंसी में, एक हॉस्पिटल में आई वॉज डूइंग द ड्यूटी, गवर्नमेंट हॉस्पिटल था। तो आमतौर पर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ना फंक्शनल के केसेस बहुत आते हैं जिसमें हम ये कहते हैं कि जो बच्चियाँ या बच्चे एक्टिंग कर रहे होते हैं कि जी हम बेहोश हुए हैं या, तो उसको हम फंक्शनल के केसेस कहते हैं। अच्छा, उस दिन इत्तेफाक से ना इमरजेंसी में अच्छा, इसके बाद भी मैं शो करूँगी, मुझे शो मिल गया कंटेंट यार। 3-4 लिटरली ना उस दिन फंक्शनल के केस मैंने देखे। अब एक जो अब फंक्शनल के केस हम क्या करते हैं कि जो पानी वाला टीका होता है ना, वो सबसे ज़्यादा हम उसको गोल्डन इंजेक्शन कहते हैं। वो आपकी चीखें निकलवा देता है, यानी कि जो बड़े से बड़ा भी एक्टर होगा ना उसकी चीखें निकल जाती हैं, फौरन उठ के बैठ जाएगा। हाँ। अब वो बेड पे बच्ची बैठी हुई और उसको उन्होंने लगाया। अच्छा, वो उठ के बैठ गई। अच्छा, वो उठ के बैठ गई तो हम उसे कह रहे हैं और उसने उसके बाद ना चीज़ें मंगवानी शुरू कर दी, वो खाई जा रही है। अच्छा, 10 पेरेंट्स मिनट को आप लोग बता देते हैं। हाँ, मतलब उसमें उसको हमारा था कि बेड खाली करे और पेशेंट्स आए निकले, निकले, हाँ, हाँ। यार। तो कहती है नहीं मैं तो नहीं जाना, मैं तो देखना है जिन्ना दा मैं पता लैन गई सी वो मेरा पता लैन आंदे कि नहीं। वो आन के मैं उठांगी। मैं कही यार वो ना आए 2 घंटे ना आए 4 घंटे ना आए तो ये यहीं बैठी है। आखिरी में आपसे ये जरूर जानना चाहूंगी कि अब अगर हम किसी के घर में गेस्ट बन के जाते हैं, ठीक है, तो क्या हमने कौन से जो उसूल हैं उनको अपनाना चाहिए और उनके साथ घर जाना चाहिए? वो कोई 4 उसूल, हमें बेस्ट 5 उसूल बता दें देखने वालों को। दिस इज़ योर कैमरा। चलें जी। देखिए, एक तो ये कि सबसे ज़रूरी बात ये कि आप इन्फॉर्म करके जाएं, ये सुन्नत भी है, ठीक है, इसमें कोई हर्ज नहीं है। अगले का कोई प्लान हो सकता है, इज़्ज़त के साथ जाएं ताकि आपको इज़्ज़त के साथ रिसीव किया जाए और फिर इज़्ज़त के साथ रुखसत करके अगली दफ़ा भी उतनी इज़्ज़त के साथ आपको मिला जाए। तो दूसरा ये है कि देखें, उनको भी आप अपने जैसा इंसान समझें। आप ठीक है, बहुत अच्छी बात है कि आप अगर जितनी भी देर के लिए आ रहे हैं, लेकिन फिर वो कैलकुलेशंस ना करें कि इन्होंने क्या पकाया क्या नहीं पकाया। जो घर के अंदर सब कुछ मिल रहा होता है उसको वेल किया करें और ये भी सोचा करें कि अगर आप ये सोच रहे हैं कि उसने क्या पकाया, फिर उसने भी यही सोचना है कि आपने क्या पकाया। तो ये वाइस वर्सा होता है। आप अगले के साथ वही सलूक करें जो आप चाहते हैं कि आपके साथ किया जाए। और खासतौर पर उनके घर जाके उनके नौकरों को बुराइयां मत करें, हाँ, या उनकी टोन ना लें। बिल्कुल, कितने ये बहुत बजे ज़रूरी जाते है। हैं, कितने बजे आते हैं, कौन कौन इस आता है, बच्चे की क्यों खाते शादी हैं, कर क्या दे, करते हैं, इसकी शादी क्यों नहीं हुई है, क्यों घर बैठी हुई है, बच्चे क्यों नहीं हो रहे या फलाना नहीं हो रहा, उनकी देर से ज़ात- क्यों उठते हो, जल्दी क्यों उठते हो, कम क्यों आते हो, ऐसे क्यों ये जाते हो। सारी चीज़ों को प्लीज़ डिस्कस ना किया करिए। उनकी ज़ाती ज़िंदगी, उसका ना आपकी सेहत पे कोई असर पड़ना है ना उनको कोई फ़र्क पड़ना है, आप गंदे ही होंगे बस। सुना बड़ा मजा है। मैं ये सोच रही हूँ इनको तो मैं ब्रेक पे भेज रही हूँ, मगर आपके साथ मैंने बड़ी बातें कर रही हूँ यार। एक बात करते हैं, शो खत्म करते हैं, हाँ बस ठीक है, बात खुल के बातें करते हैं। देख ले, मुझे आज कुछ नहीं पूछा आपने। मैं क्यों पूछूं, मैं आपसे वो चीज़ें पूछने वाली हूँ जो मेरा अच्छा, मैं आपको ये कहने वाली थी कि आपसे कल के शो में मुलाकात करते हैं। अभी मैंने बहुत सारी बातें करनी, आप भी अपने घर पे बैठ के ऐसी को बातें छेड़, मजा आएगा। ठीक है, खुदा हाफिज़।